देखो हमने कल कहाँ पे ख़त्म किया था, कहाँ ख़त्म किया था हम लोगों ने? दिक्कत हो रही है क्या? इधर दिख रहा है ना, हमारी तरफ जाने दो, दिख रहा है मुझे, ठीक दिख रहा है ना। देखो हमने कल कहाँ पे ख़त्म किया था, टॉपिक बताओ जल्दी से बताओ। हाँ अरे PDF लास्ट क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था? हाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, हमने लास्ट में बताया था। हाँ किसका किसका डिफरेंस? डिफरेंस भी बताया था मैंने किसी चीज़ का लास्ट में। चलो आज का जो टॉपिक है पता है आप लोगों को क्या क्या है? हाँ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, लास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ज़्यादा बड़े चैप्टर हैं। अगर वो आज पूरा हो जाते हैं तो उनको ख़त्म करेंगे, नहीं तो कल के लिए उनको रखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े चैप्टर हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट समझना, अनएम्प्लॉयमेंट समझने का मतलब क्या है पता है आपको? अनएम्प्लॉयमेंट का समझने का पहले अनएम्प्लॉयमेंट की डिफिनेशन समझो, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कैसे नापी जाती है कि कितना % अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नापने का पूरा प्रोसीजर समझो। उसके बाद कहीं जाके क्या होता है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ो, तब जाके पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर, उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हम कल इकोनॉमी को स्टडी के अकॉर्डिंगली कि कैसे स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली दो तरीके से बांटा था। किस तरीके से? एक तो माइक्रो और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक क्या बांटा था, एक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव वाला था वो क्या था, फैक्ट बेस्ड था। नॉर्मेटिव वाला क्या था, ओपिनियन बेस्ड था। और जो हमारा माइक्रो इकोनॉमी था वो क्या था, माइक्रो इकोनॉमी जब हम एक छोटे स्तर पर देखते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू से तो वो माइक्रो इकोनॉमी, जब बड़े स्तर पर देश के स्तर पर देखते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमी। तो हम कल ये सारी चीज़ें खत्म कर चुके थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खत्म कर दिए थे, चॉइस और जो अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज का वो था, और 3 क्वेश्चन थे, हु विल प्रोड्यूस, हाउ विल प्रोड्यूस एंड किसके लिए प्रोड्यूस, होम विल प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन सारे खत्म किए थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, PPC कर्व बताया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व बताया था और PPC का कर्व बताया था। ठीक, अब देखो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी को हम प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग किस 3 तरीके से बांटते हैं, 3 सेक्टर में अपनी इकोनॉमी को बांटते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी, यानी कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा तृतीयक। 3 सेक्टर हम इकोनॉमी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? प्रोडक्शन के बेसिस पे, कि हम प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं। ठीक, मटेरियल के बेसिस पे। ठीक, तो हम जल्दी करो, बैठो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी। तो जो मेन वर्क होता है प्राइमरी सेक्टर में वो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, हमारा प्राइमरी रिसोर्स में। जैसे रॉ मटेरियल निकालना, खनन करना, माइनिंग करना, ये सब किस में आएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर में जो हम रॉ मटेरियल निकाल के लेके आए हैं ना, वो कहाँ पे लेके आए हैं, सेकेंडरी सेक्टर में लेके आए हैं। अब उसको प्रोसेस करके क्या करेंगे, कंपनी में ले जाएंगे, इंडस्ट्री में ले जाएंगे। तो इसीलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। और जब जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से निकाल के लेके आए थे वो सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग करके, मैन्युफैक्चर करके उसको तैयार करते हैं एक गुड्स के रूप में। ठीक, और फिर वो गुड्स क्या होता है, बिकने जाता है, सेल होने जाता है मार्केट में। ठीक, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है हमारा, जिसमें हम इनटैंजिबल सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, इनटैंजिबल चीज़ों को। जैसे मैं एजुकेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इस टैंजिबल है क्या, इनटैंजिबल मतलब जिसे छुआ न जा सके, टच न किया, बस महसूस किया। मेरा ज्ञान आप लोग महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको न छू सकते हैं न देख सकते हैं। तो जब हम टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे इनटैंजिबल एसेट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, टर्शियरी सेक्टर में। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल को प्राइमरी सेक्टर से निकाल के किस पे, सेकेंडरी सेक्टर में उसको मैन्युफैक्चर करके गुड्स बना रहे थे। तो यहाँ पे गुड्स कैसे बन रहे थे, जिसे हम छू सकते हैं, टैंजिबल थे। यहाँ पे हमारे सर्विसेज बन रही थी जिन्हें हम नहीं छू सकते, इनटैंजिबल। तीनों टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल। इसी को टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, तो ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। प्राइमरी सेक्टर के बारे में, द सेक्टर विच डायरेक्टली यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। जिस सेक्टर में हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, रिसोर्स सेक्टर, एक्सट्रैक्टिव सेक्टर, मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज।
जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स क्या है हमारा, प्राइमरी सेक्टर। यानी कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में कौन है, एम्प्लॉयड हैं लोग, सबसे ज़्यादा किस में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, कृषि में ज़्यादा कार्यरत हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है हमारे देश का, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में तो इंडिया के सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी यानी कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रहा होगा, प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राइमरी सेक्टर में। ठीक, दूसरा कह रहा है कि सीजनल नेचर, एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजन, सीजनल नेचर है इसका। सीजनल नेचर क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा सीजन बेस्ड जो होता है, रबी की फसल आती है, खरीफ की फसल आती है, जायद की फसल आती है, और जब फसल का निर्माण कार्य चालू होता है या फसल जब बोना या कटना चालू होता है, उसी समय पर क्या मिलता है हमें, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। इसीलिए ये क्या है, सीजनल है। प्राइमरी सेक्टर क्या है हमारा, सीजनल है, और सबसे ज़्यादा लोगों को क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ओल्डेस्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सबसे पहला सेक्टर पूरे विश्व में यही प्रारंभ होता है, ओल्डेस्ट सेक्टर। कहीं भी अगर अर्थव्यवस्था चालू होती है ना, तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से, पहले एग्रीकल्चर ही तो कर रहे थे ना, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एग्रीकल्चरल थी, फिर उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन आई, तो क्या हुआ, हम पहले एग्रीकल्चर से चालू किया, अब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किए ना जाके। तो वही कह रहा है कि सबसे ओल्डेस्ट सेक्टर है। डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नेचर, ये डायरेक्टली नेचर पर डिपेंडेंट है, जैसे लैंड, वाटर, क्लाइमेट, इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज के लिए क्या करता है, रॉ मटेरियल देता है, कौन, प्राइमरी सेक्टर। ठीक, प्रॉब्लम्स क्या है इसमें, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस में होता है, पढ़े हो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की सीजन में जब कोई व्यक्ति क्या हो, बेरोजगार हो पर्टिकुलर सीजन में, तो उसे क्या सीजनल, तो सबसे ज़्यादा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस में, प्राइमरी सेक्टर में। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन जानते हो जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, प्रच्छन्न ही बोलते हैं हिंदी में, देख लेना, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राइमरी सेक्टर में। और क्या समस्या है, डिपेंडेंसी ऑन मानसून, मानसून पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगर मानसून अच्छा हुआ तो भाई सबके लिए बढ़िया है, अदरवाइज मानसून अच्छा नहीं हुआ तो रॉ मटेरियल नहीं तैयार होगा, इंडस्ट्री गड़बड़ा जाएंगी, इंडस्ट्री ने अच्छा से नहीं वर्क करेंगी तो मार्केट में प्रोसेस गुड नहीं आ पाएगा, तो अर्थव्यवस्था क्या होगी, कोलैप्स होगी इकोनॉमी। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या है हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत कम प्रोडक्टिविटी है, ज़्यादा लोग लगे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम निकल कर आ रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, और तो समझ गए होगी ये चीज़। अब देखते हैं ये एक्टिविटी कौन कौन सी आती है, कौन कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर की जाती है, जैसे व्हीट, राइस, कॉटन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आ रही है तो किस में आएगी, प्राइमरी सेक्टर में। एनिमल एंड हस्बेंड्री, एनिमल और हस्बेंड्री से रिलेटेड जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर एनिमल हस्बेंड्री से आती तो वो किसका है भाग, वो भी प्राइमरी सेक्टर का है। एग्रीकल्चर भी प्राइमरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री वो भी प्राइमरी के सेक्टर। फिशिंग, जो मछली मत्स्य उत्पादन होता है वो भी प्राइमरी सेक्टर का है। फॉरेस्ट्री, जैसे टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बनाना, उनको कलेक्ट करना, बेचना, वो सब किसका पार्ट है, फॉरेस्ट्री, वो भी है हमारा प्राइमरी सेक्टर का। माइनिंग, खनन, याद रखना माइनिंग खनन सेकेंडरी का नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा है सीडीएस में भी पूछा है और ये क्या नाम है इसमें एसएससी में भी पूछा है। तो कोल, आयरन ओर का, ये सब मिनरल का जो माइनिंग होता है ना, ये माइनिंग सेकेंडरी सेक्टर का नहीं, माइनिंग हमारा प्राइमरी सेक्टर का ही आता है। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब सेकेंडरी सेक्टर, द सेक्टर विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल ऑफ प्राइमरी सेक्टर इनटू द फिनिश्ड गुड, यानी कि रॉ मटेरियल को लेके आएगा एग्रीकल्चर वाले सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर से और यहाँ पे उसको फिनिश गुड के रूप में बना देगा। ठीक, जैसे वहाँ से स्टील निकाल के लेके आया किसके रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, और स्टील का यहाँ यूज करके गाड़ी बना दिया, तो ये फिनिश करता है, फाइनल टच देता है। द सेक्टर विच कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको और किसके नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग। मात्र यहाँ पर ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है, मात्र ऐसे कंसंट्रेट होकर सुनते रहो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसको अपने अंदर मनन करो, चिंतन करो उसका। ठीक, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, अब देखो इंडस्ट्रीज के टाइप समझते हैं, प्रोडक्शन के मतलब कि उसके साइज के बेसिस पे। ठीक, तो जब हम इंडस्ट्रीज के टाइप समझते हैं तो साइज के मतलब उसके साइज के अकॉर्डिंग उसको हम हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज में डिवीजन करते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स द लार्ज इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारी हैवी इंडस्ट्री होंगी वहाँ पर क्या होगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगा, ज़्यादा कैपिटल लगेगा, ज़्यादा मशीनरी लगेंगी, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा, और मशीनरी क्या होगा, रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी।
एग्जाम्पल्स आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील की अगर तुम्हें कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए तुम्हें बड़ी लार्ज कैपिटल चाहिए ना भाई। टाटा स्टील कंपनी तुमको अपनी बनानी है, जैसे टाटा जी ने बनाई है, तो आपको अपनी अगर बनानी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। तो लार्ज स्केल जो हैवी इंडस्ट्री होंगी उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे आयरन और स्टील, शिप बिल्डिंग कर लोगे क्या ऐसे ही? उसके लिए तो लार्ज वो चाहिए ना। हैवी इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा हैवी इंजीनियरिंग चाहिए आपको, यानी कि अच्छे इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे इंडिया से, आउटसाइड से, ठीक। और जो लाइट इंडस्ट्रीज़ होती हैं रिक्वायर्स लेस कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, यानी कि पूंजी की मात्रा कम है, कम पूंजी चाहिए। जैसे रैंकर्स गुरुकुल कैंपस खोलने के लिए ज़्यादा पूंजी चाहिए कि ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। लेकिन अगर अभी टाटा के बराबर स्टील प्लांट सेटअप करना हो तो ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। और जो सूक्ष्म स्तर पर, जैसे गारमेंट्स कपड़ों का उद्योग खोलना हो तो उसके लिए लेस। लेकिन फूड प्रोसेसिंग का हो तो छोटी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब किस में आती हैं? लाइट इंडस्ट्रीज। और ये किस में है? हैवी इंडस्ट्रीज में। अब ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आया था, लाइट इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज से कराया था ना। हाँ, तो ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों का पार्ट होता है, ठीक। जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं मेजर एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर में जैसे जो एक्टिविटी थी उससे ध्यान दो, लिखना नहीं है। देखो, डबल मजूरी नहीं, मैंने एक बार मजूरी कर ली है, दोबारा आप लोग मत करो। यही दूंगा, इसी को पढ़ना है। क्यों, क्या मतलब है? यहाँ न नोट्स बनाने आए हो, मात्र सुनो और इसी वक्त याद करने की कोशिश करो कि यही याद हो जाए, और फिर दोबारा रिवीजन करो। नोट करने का कोई मतलब नहीं है, बात समझो, क्योंकि अनुभव से बता रहा हूँ ना। न यहाँ पे नोट कलेक्टर नहीं बनने आए हो, ठीक है ना। नोट्स मत कलेक्ट करो। अगर आपको रिटन में एग्जाम लिखना होता, नोट्स बनाते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको केवल वहाँ पे टिक मार के आना है। तो आप जितना मेमोराइज कर सकते हो उतना मेमोराइजेशन पर ध्यान दो, ठीक, ध्यान रखो। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है या सेकेंडरी सेक्टर जो होता है उसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे रॉ मटेरियल को अगर प्रोडक्ट में बना रहे हैं तो किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी में। टेक्सटाइल, कॉटन को क्लोथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं। शुगर केन को शुगर में, यानी कि देखो ये हमारे रॉ मटेरियल कहाँ से मिले थे? प्राइमरी सेक्टर से, और इंडस्ट्री ने उसको प्रोसेस करके किसमें? फिनिश्ड गुड में बनाया। तो जहाँ पे फिनिश्ड गुड बन रहे हो वो किसका पार्ट होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक। तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब देखते हैं टर्शियरी सेक्टर, ठीक। सेकेंडरी सेक्टर, इसमें टर्शियरी सेक्टर कहाँ है यार? एक मिनट, हाँ ये है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देख रहे थे ना वहाँ पे। एक देखा था कि एक बेस्ड देखे थे साइज पर, साइज के अकॉर्डिंग किस किस पे बांटा था? हाँ, लाइट और हैवी के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, और लार्ज जो हमारा स्मॉल है उसके लिए छोटा कम पैसा चाहिए, लार्ज एंड स्केल। अब क्लासिफिकेशन ऑन इंडस्ट्रीज जो होता है, देखो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम बांटते हैं उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड। अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है तो उसको क्या बोलेंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और जो हमारा अगर मान लो मिनरल, आयरन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है तो उसको क्या बोलेंगे? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब ऑनरशिप के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्राइवेट इंडस्ट्री। अगर लोगों की इंडस्ट्री होगी तो प्राइवेट इंडस्ट्री, अगर गवर्नमेंट की होगी तो क्या बोलेंगे? पब्लिक इंडस्ट्री। और अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल के खोले होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ज्वाइंट इंडस्ट्री या ज्वाइंट वेंचर। उसे ज्वाइंट वेंचर भी बोलते हैं, सुना है ना? दिस इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे बोलते हैं ना पब्लिक और, तो ध्यान रखना ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में आए। प्राइवेट यानी कि लोग और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट। और कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जब 4, 5, 6 लोग 10 लोग एक साथ आके, आप दोनों लोग नीचे मत देखिए, सामने सुनिए, बातों को सुनिए, आप समझ रहे हैं? कंसंट्रेट करके मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों की आदत ना हो, लेकिन अब ज़रूरत है आदत पढ़ाने की, ठीक, ऐसी कक्षाओं में बैठ के सुनने की, ठीक। तो जब 5, 6, 7, 8 लोग मिल के क्या करते हैं? एक साथ बैठ के क्या करते हैं? कॉपरेट करके, मान लीजिए हम 5 लोग मिलके एक छोटी सी कंपनी बनाए अचार के लिए। तो अचार की कंपनी बनाए तो उसमें हमने अचार उत्पादन 4-5, उन्होंने आम ला दिया, मैंने लेबर दे दिया, तो ऐसे 4-5 लोग मिलके कॉपरेट करके कोई इंडस्ट्री बनाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, जिसमें हम कलेक्टिव मिलके क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं और कलेक्टिव प्रॉफिट शेयर होता है, ठीक। और साइज के अकॉर्डिंग जब बांटते हैं तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, जैसे कि अभी बताया, ठीक। और टेक्नोलॉजी के बेस में ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल जैसे हथकरघा उद्योग हो रहा था, ये ट्रेडिशनल है। मॉडर्न में आज क्या आ गई? स्पिनिंग जेनीज आ गई हैं। स्पिनिंग जेनी के थ्रू हमारा क्या हो रहा है? क्लॉथ का निर्माण हो रहा है, कपड़ों का निर्माण हो रहा है।
तो ये टेक्नोलॉजी पे। तो हमने क्लासिफिकेशन इस वो लार्ज और इस लाइट देख लिया। अब देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप में प्राइवेट इंडस्ट्री ऑन्ड बाय द इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल पर्सन प्राइवेट कंपनी का ऑनर हो सकता है, ठीक। और एग्जांपल जैसे टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब किसकी हैं? ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑन्ड बाय गवर्नमेंट, ऑनर गवर्नमेंट करेगा, जैसे सेल, भील, ओएनजीसी, ठीक। और जॉइंट वेंचर में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जब दोनों साथ आ जाए तो वो क्या होगा? जॉइंट इंडस्ट्री। जैसे मारुति सुजुकी, मारुति इंडियन कंपनी, सुजुकी जापानीज कंपनी। और कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनीज ओन्ड बाई प्रोड्यूसर्स और वर्कर और प्रोड्यूसर ही मिलके क्या करते हैं? एक कॉपरेट करके एक अपनी इंडस्ट्री बनाते हैं और उसका प्रॉफिट जिस अकॉर्डिंग कैपिटल लगा रहता है, जिस रेशियो में, उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक। जैसे अमूल डेयरी, अमूल डेयरी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव वो है, वर्गीस कुरियन ने कहा है ना। टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र देखते हैं। टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर बोलते हैं। द सेक्टर विच प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन फिजिकल गुड इज कॉल्ड टर्शियरी, यानी कि फिजिकल गुड नहीं होगा इसमें। कौन से एसेट्स होंगे? कल बताया था, इनटेंजिबल, टेंजिबल नहीं होंगे, जिसे टच उच नहीं किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसको और किस नाम से जाना जाता है? सर्विस सेक्टर। बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी आज की इकोनॉमी है वो टर्शियरी सेक्टर क्या है? उसकी बैकबोन है। सपोर्ट अदर सेक्टर्स, जो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स हैं और सेकेंडरी सेक्टर, उसको क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। देखो इंडिया का जो सेक्टर है, इंडिया सेक्टर एंड देयर कंट्रीब्यूशन ना, कि देखो जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो तीनों में एम्प्लॉयड हैं लोग, तीनों में लगे हैं, तो तीनों में उत्पादन हो रहा होगा। अब वो उत्पादन देश को मदद कर रहा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही होगी। तो कौन सा सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान कर रहा है, वही बात यहाँ पे लिखी है। जीडीपी में कितना योगदान कर रहा है। तो जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ लगे हैं? एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? 45% लोग काम में एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में कर रहे हैं, लेकिन देश की जीडीपी में केवल 18% योगदान दे पा रहे हैं। लगे 45 लोग हैं लेकिन उत्पादन 18 लोगों के बराबर, मतलब एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, मतलब 45% एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे और आप जीडीपी में केवल 18% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक। जीडीपी में 18%। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में 25% एम्प्लॉयड है और अप्रॉक्सीमेटली 25% क्या हो रहा है? हमारा उस पर पार्टिसिपेट भी कर रहा है, जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन भी है। टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में 30% लोग एम्प्लॉयड हैं और सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर, ठीक। क्लियर? तो ये योगदान था उसका, ठीक। तो पूछेगा कि एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करो या जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। क्या हो गया? कहेगा ये मुझे भी लग रहा था यार 25%। कितना इसका? ये अप्रॉक्स दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। कितना है? ये 55 है। न्यू डेटा देखो, न्यू पीएलएफएस जानते हो? पीएलएफएस क्या होता है? पीएलएफएस हाँ, पीरियोडिक लेवल सर्वे जो होता है, पीरियोडिक लेवल सर्वे के अकॉर्डिंग जो नया डाटा देखोगे उसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक। एक बार चेक कर लेना। हाँ, अभी कौन सा है पीएलएफएस? कौन सा चल रहा है? नंबर बताओ, नंबर से चल रहा है। 6 चल रहा है, तो 6 के अकॉर्डिंग देखो, 5 के अकॉर्डिंग मत देखना, ठीक। देखो देख लेना, अगर होगा तो अपडेट कर देंगे, नहीं होगा तो मुझे पता है कि 6 में यही है, ठीक। 6 पीएलएफएस जानते हो कौन? पीएलएफएस का डाटा कौन रिलीज करता है? हाँ, एनएसओ करता है। कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? हाँ, मिनिस्ट्री कौन है इसकी? हाँ, मॉस्पे। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कोई बात नहीं है, तो बता कल अनएम्प्लॉयमेंट जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें पता चल जाएगा ये कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा क्या है। पीएलएफएस लेबर सर्वे का पूरा मैं वो दिखाऊंगा, ठीक। तो आज के लिए इसको देखो पहले। मेजर एक्टिविटीज़ इसमें क्या होती हैं? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, आईटी सर्विसेज। ये सब किसके पार्ट हैं? किसके पार्ट हैं?
टर्शियरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, ये सब इंटेंजिबल हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं, इनको छू या टच नहीं कर सकते। रेलवे, एयरवे, टेलीकॉम, इंटरनेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, ये सब किसके पार्ट हैं? हमारे टर्शियरी सेक्टर के। देखो अब पढ़ते हैं डिमांड। डिमांड क्या है? क्या हो गया? चलो देखो सामने देखो, डिमांड इज द, क्या है डिमांड? बताओ बताओ जल्दी बताओ। डिमांड सर हमारा डिजायर भी हो, एबिलिटी टू पे योर विलिंगनेस टू पे। हाँ वही, एबिलिटी हो प्लस विलिंग, दो, एबिलिटी भी हो और विलिंग। देखो डिमांड इज द क्या है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। डिमांड इज किसी कमोडिटी की क्वांटिटी होगी डिमांड। मान लो किसी को सिगरेट की डिमांड है, किसी को लैम्बोर्गिनी की डिमांड है, किसी को आईफोन की डिमांड है, तो डिमांड वही कह रहा है कि डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर विलिंग, कंज्यूमर की इच्छा होनी चाहिए, विलिंग करना चाहिए, एंड एबिलिटी टू परचेज, उसको उसके खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए, उसका मन भी हो प्लस उसके पास उसको खरीदने का क्षमता, यानी कि उसके पास उस चीज़ को लेने का पैसा भी होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? डिमांड। एग्जाम्पल देखो, यू वॉन्ट टू बाई ए कार। आप सब लोग चलो मानो एक लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हैं कि नहीं? किसको नहीं, किसको चाहते हैं? अच्छा चलो आईफोन, आप लोग आईफोन चाहते हैं? अरे अच्छा चलो ठीक, अब रुको बताता हूँ कौन कौन सिलेक्शन चाहता है। सब चाहते हैं ना सिलेक्शन, सिलेक्शन सब चाहते हैं, लेकिन 12 घंटा पढ़ता कौन है? सब नहीं पढ़ पाते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि क्या नाम है, सिलेक्शन सब चाह रहे हैं लेकिन 12 घंटे तैयार, एबिलिटी टू रीड किसी की नहीं है। विलिंग सबका है कि सिलेक्शन सबका हो जाए, लेकिन एबिलिटी टू रीड सबकी नहीं है। तो जिसकी विलिंग भी हो और एबिलिटी टू रीड होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो मान लो एक पल के लिए मानो कि आप सबको आईफोन या आप लोगों को कार चाहिए, ठीक? तो कार चाहिए तो अब इसका मतलब आपकी इच्छा है, कार चाहिए तो इसका मतलब इच्छा है। लेकिन अगर बात करें एबिलिटी की, आपके पास अगर पूछे कि पैसे हैं तो नहीं, तो फिर यही बताओगे इधर जहर खाने के पैसे नहीं है भाई, यही बोलोगे ना, इधर जहर खाने के पैसे नहीं है रे बाबा। चलो तो ये समझ गए क्या? समझ रहे हो ना कि आपकी एबिलिटी के साथ, इच्छा के साथ साथ उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए खरीदने की, परचेज करने की, ठीक? अब देखो डिमांड इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंग टू बाय। तो डिमांड ध्यान रखना क्या होता है? डिजायर, एबिलिटी टू प्ले और विलिंगनेस टू बाय, ये होता है हमारा डिमांड। फॉर्मूला से अगर याद रखना तो याद कर लेना। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? ठीक, सॉरी क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। लॉ ऑफ डिमांड से ये सेट्रेस पेरिबस पे काम कर रहा होता है। हाँ। मतलब सर इसमें प्राइस चेंज होती है, बाकी सब चीजें सेम रहती है। प्राइस बस चेंज होती है। जैसे सर मतलब ये सेट्रेस पेरिबस पे काम करते हैं सर, प्राइस सिट्रस पेरिबस क्या? सर जैसे सेट्रेस पेरिबस मतलब इसमें सर प्राइस चेंज होती है किसी चीज की, प्राइस के हिसाब से सर डिसाइड नहीं होता है कि सिट्रस पेरिबस क्यों बोलते हैं हम, क्यों कहते हैं सिट्रस पेरिबस? कुछ अलग देश या कुछ। हाँ अब सुनो, सर एक लाइन में बताएं क्या होगा? हाँ बताइए। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अच्छा तो फिर, हाँ तो फिर अच्छा इसका बताइए, मान लीजिए ठंडी का समय है, ठीक, और आइसक्रीम रखी हुई है, आइसक्रीम वाला आया है, ठीक, तो बताइए प्राइस हाई होगी या लो होगी? आप लेंगी? नहीं लोगी। तो सीज़न पर भी डिपेंड कर रहा है। तो आप कह रहे हैं प्राइस हाई होगा, मेनली लो ऑफ डिमांड में यही होता है। मेनली नहीं, देखो आप बता सही रहे, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें कांस्टेंट माननी पड़ती, जैसे सीज़न, जैसे मैंने सीज़न बताया, वो जो सिट्रस पेरिबस यहाँ पे लिखा है ना, वो सिट्रस पेरिबस का मतलब ये है कि इन चीज़ों को कांस्टेंट मान रहा हूँ सर, सीज़न को कांस्टेंट मान रहा हूँ, आपकी प्रेफरेंस को कांस्टेंट मान रहा हूँ। देखो सुनो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, उसे जो चीज़ें को कांस्टेंट बोला जाता है उसी को इस भाषा में इकोनॉमी के सिट्रस पेरिबस बोलते हैं, ठीक। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, जिस भी कमोडिटी की डिमांड होगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेज व्हेन इट प्राइस राइजेज, ठीक। ये कह रहा है कि जब प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, और प्राइस जब घटेगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज। यानी कि दोनों में काहे का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी कि जब प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी का मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी घट जाएगा। प्राइस घटाएंगे तो इसका क्वांटिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। कब, सिट्रस पेरिबस
कब? जब कुछ चीज़ें कांस्टेंट, अब वो क्या कांस्टेंट रहेंगी वो समझने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें। दस द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड हैव है ना इनवर्स रिलेशन, ये तो बता। डिमांड ऑफ आइसक्रीम, डिमांड्स ऑफ आइसक्रीम डिपेंड्स ऑन द व्हाट फैक्टर। अगर आइसक्रीम की डिमांड है, ठीक, तो किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो समझो पहले। एज्यूम दैट देयर इज अ इनफाइनाइट सप्लाई, ये मान के चलो कि आइसक्रीम की सप्लाई है, आइसक्रीम की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, ठीक, तो हम क्या सोच के आइसक्रीम खरीदेंगे? ये देखेंगे कि नहीं कि आइसक्रीम खाने का सीज़न है कि नहीं, डिमांड इसी पर तो डिसाइड होगी। ये देखेंगे कि क्वालिटी, आइसक्रीम की क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं, चेक करोगे ना भाई। कोई ऐरा गैरा आइसक्रीम बेचने आएगा थोड़ी ना लोगे, अमूल का आ जाएगा, किसी और अच्छे का आ जाएगा तो वो परचेस कर लोगे, वाडीलाल का आ गया तो। और फिर देखो प्राइस, फिर देखोगे कि मेरे प्राइस रेंज में आ रहा है कि नहीं, ये आइसक्रीम मेरे प्राइस रेंज में आ रही है कि नहीं, मेरे बजट में आ रहा है कि नहीं, तो इसे चेक करोगे। टेस्ट भी सोचोगे कि यार टेस्ट कैसा होगा, तो ये सब सोचते हुए टेस्ट, इन्वायरमेंट, परचेजिंग पावर और साथ में उसका सब्स्टिट्यूट मतलब इस आइसक्रीम की जगह हम कोल्ड ड्रिंक भी तो पी सकते हैं, या अमूल की आइसक्रीम की जगह वाडीलाल की आइसक्रीम खा सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट भी देखेंगे ना। तो ये सारे फैक्टर होते हैं एक चीज़ों को, जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं या किसी चीज़ का डिमांड करते हैं, तो ये जब हम डिमांड में जब हम इन चीज़ों को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। डिमांड करते समय जब हम ये सारे चीज़ें, सीज़न, क्वालिटी, प्राइस, इनको कांस्टेंट मान लेते हैं, तब ये नियम सही होता है। नहीं तो आपने जो नियम बताया, अगर मैं सीज़न इंक्लूड कर दूं तो लॉ ऑफ डिमांड तुरंत गलत हो जाएगा। यानी कि इन चीज़ों को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये नियत रहेंगी। सीज़न उसमें बीच में मत घुसेड़ना, उसमें टेस्ट मत घुसेड़ना, बीच में प्राइस मत लाना। ये चीज़ अगर है तो है, अगर इतना इसका डिमांड बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस क्या हुआ होगा, लोअर हुई होगी। जब सिट्रस पेरिबस, ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। समझे? लॉ ऑफ डिमांड समझ गए क्या? समझ गए क्या आप पीछे समझ में आया ना आया तो बताना, समझ में आया? सर हाँ, अगर सर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए, हाँ, और किसी इंडिविजुअल की अगर सर इनकम भी कम हो जाए, हाँ, तो क्या बस आगे है आगे, बहुत जल्दी में है लगा हुआ। अब देखो ये देखो लॉ ऑफ डिमांड का वो समझो, ग्राफ समझो कैसे होता है लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ। ठीक, देखो सबसे पहले समझते हैं कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। ठीक, तो फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस डिमांड को डिसाइड करेगा कि नहीं, करेगा डिसाइड ना भाई। 5,000 का आईफोन होगा तब ज़्यादा लोगे, या 1 लाख का होगा तब ज़्यादा लोग लेंगे? 5,000 का होगा तो ज़्यादा लोग लेंगे। तो वही कह रहा है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी किसी भी चीज़ के डिमांड को डिसाइड करेगी। किसी भी चीज़ की प्राइस उसके डिमांड को डिसाइड करेगी ना भाई। कल को गुरुकुल का फीस 5,000 कर दें तो यहाँ पे 50,000 एडमिशन हो जाएंगे, तो डिमांड प्राइस पर डिपेंड कर रहा है ना। यानी कि 50,000 एडमिशन का मतलब कि डिमांड बढ़ी लोगों की, तो प्राइस के ऊपर नीचे होने से डिमांड पर इम्पैक्ट आ रहा है, तो प्राइस एक फैक्टर हो गया। दूसरा, जैसे चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉजेज द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक, और इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ा दी जाए तो तुम मानो अभी तुम शूज पहनते हो किसका, मार्केट, ऐसे समझो इसको, लड़कियां जाती हैं सरोजनी मार्केट में, ठीक, वहाँ से कपड़ा लेके आती हैं मोस्टली, मैंने जो सुना है। ठीक, तो अगर उनको अभी वो बन जाए, ऑफिसर बन जाए, सेलेक्ट हो जाए, ठीक, सेलेक्ट हो जाए, तो क्या फिर भी वो उसी सरोजनी मार्केट से लेने जाएंगी क्या? इनकम बढ़ने के बाद फिर वो कहाँ जाएंगी, सिटी मॉल में, फिर कहाँ जाएंगी, ये जो मॉल्स खुले हैं। तो वो वही कह रहा है कि जब इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस में भी क्या होगा, उसके डिमांड में चेंजेस आएंगे। तो इनकम बढ़ने से डिमांड में, तो ये फैक्टर क्या कर रहे हैं, मांग को प्रभावित। एक तो प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा ये समझो। अब देखो एक एक करके पहले समझ लेते हैं। जैसे प्राइस के बारे में समझते हैं। ठीक, प्राइस, ये हमारा प्राइस, ये इस वाले जो हमारा वाई एक्सिस है इस पर प्राइस लिखा है, और ये हमारा ये है एक्स एक्सिस, इस पर क्या है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी लोगों द्वारा डिमांड की जा रही है। ठीक, यहाँ 20 लिखा है, ठीक, 20 रुपये ना, तो 20 रुपये जब रेट कितना, प्राइस 20 है, तो हम कितना डिमांड कर रहे हैं, हम 5 यूनिट डिमांड कर रहे हैं। ठीक, 5, तो जब हम यहाँ इसका पॉइंट यहाँ मिल रहा होगा, यहाँ मिल रहा होगा, 5 यूनिट डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जब रेट 40 हुआ, यानी कि रेट बढ़ा,
रेट बढ़ने के साथ हम क्या कर दिए, हमारा ये 4 पर आ गया भाई। पहले हम 40 ले रहे थे, अब ये हमारा कहीं ये यहाँ पर आ गया, 1 मिनट, यहाँ पर हम 5 पर ले रहे हैं, ठीक। 20 रुपए में 5 चीज़ खरीद रहे हैं, 5 यूनिट, मान लो ये क्या है, ये साड़ियाँ हैं, तो 20 रुपए में हम 5 साड़ियाँ, पहले 20 रुपए में एक साड़ी मिलती, 20 रुपए था रेट तो 5 यूनिट खरीदते थे। अब 40 रुपए रेट हो गया तो 4 ही यूनिट खरीद पा रहे हैं, जैसे ही 40 रेट हुआ। अब 60 रुपए यूनिट हुआ तो फिर 3 ही खरीद पा रहे हैं। अब 80 रुपए हुआ तो 2 ही यूनिट खरीद पा रहे हैं। 100 रुपए हो गया तो 1 ही यूनिट खरीद रहे हैं, 1 ही यूनिट। तो अब जब ये देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन्हीं पॉइंट को जब हम ऐसे मिला दिए तो ये हमें क्या मिल गया, क्वांटिटी प्राइस कर्व। क्वांटिटी प्राइस कर्व यानी कि डिमांड, ये क्या हो गया हमारा, डिमांड का ग्राफ। लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो हमारा डिमांड होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप करेगा। तो वही लिखा है, दिस लाइन इज द डिमांड कर्व। देखो डिक्रीज इन, ये लिखा है डिक्रीज, डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में कमी, मांग में वृद्धि, मूवमेंट अलोंग द कर्व। अब देखो ये हमारा कर्व हो गया, अब इसी कर्व के अलोंग मूवमेंट करेंगे, यानी कि इसी कर्व पे आगे पीछे मूवमेंट करेंगे, इसे ही बोलते हैं अलोंग मूवमेंट, ठीक। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, हाँ, प्राइस हो रहा है, डिमांड घट रहा है। तो यानी कि हमें अलोंग द कर्व जब मूव करते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, अलोंग द कर्व मूवमेंट में क्या पता चलता है, प्राइस पता चलता है भाई, प्राइस ही तो पता चल रहा है, प्राइस में वेरिएशन और डिमांड में वेरिएशन। तो वही कह रहा है कि जो हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है वो क्या बता रहा है, वो डिमांड में डिक्रीज, डिमांड में डिक्रीज और प्राइस में इंक्रीज बता रहा है। तो जो हमारा अलोंग द कर्व होता है वो क्या होता है, डिमांड, प्राइस एक्चुअल में बताता है, ठीक। प्राइस और डिमांड में वो बताता है। समझ में आ रहा है क्या, ग्राफ समझ में आ रहा है? जमा कर दो जल्दी से, जमा जल्दी दो, जल्दी दो। लेफ्ट से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जब लेफ्ट से इधर राइट, लेफ्ट से राइट आएंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो अपवर्ड है। ये हो गया आपका राइट, और ये क्या हो गया आपका लेफ्ट। तो हम ग्राफ क्या इधर से देखेंगे क्या, जो हमारा 0 पॉइंट होता है, ये हमारा 0 पॉइंट, तो यहाँ से ना ग्राफ चेक करेंगे, यहाँ से क्यों देखेंगे, तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बढ़ रहा है, ठीक। तो समझ गए क्या, ग्राफ समझ में आया, ठीक, क्लियर, समझ में आया। तो ये था हमारा डिमांड ग्राफ। तो ध्यान रखना, डिमांड फॉर एनी गुड, किसी गुड के लिए जो डिमांड होती है, ये प्राइस है उसका और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, इसेंशियल गुड सब है आगे, इसेंशियल गुड है, वेबलेन गुड है, एवरीथिंग इंक्लूड किया है। हाँ, यूनिवर्सल नहीं है ना, बता तो रहा हूँ, एक्सेप्शंस हैं सर, जैसे वेबलेन गुड्स के लिए एक्सेप्शन है, और किसके लिए, तो वही तो कह रहा, ऐसा मत सोचो कि मैं इधर उधर पढ़ा रहा हूँ। जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, इतना इंक्लूड करके रखा हूँ ना कि आप खुद ही अभी कहेंगे सर बस करिए, डिमांड आगे नहीं पढ़ेंगे। सही कह रहा हूँ, अभी तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। देखो ये समझ गए डिमांड ग्राफ, तो चलो बताओ, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो किधर क्या होगा, स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग और निगेटिव, याद रखना डिमांड ग्राफ को, ठीक। नहीं समझ में आया तो इतना जरूर रट के जाना कि डिमांड ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट से राइट में और निगेटिव है, बस। तो प्राइस पर डिपेंड कर रहा था, तो हमने दिखाया कि प्राइस पर कैसे क्वांटिटी डिपेंड। अब इनकम कैसे हमारे डिमांड को, किसी भी चीज़ की डिमांड को प्रभावित करता है वो देखते हैं। देखो ये क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। देखो इनकम इंक्रीजेज, डिमांड क्या होगा, इंक्रीजेज, और डिमांड डिक्रीजेज। नॉर्मल गुड के लिए क्या होगा, डिमांड इंक्रीजेज फॉर नॉर्मल गुड। अब देखो गुड समझने की जरूरत है, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड समझो। नॉर्मल गुड वो गुड होते हैं जो हम डेली लाइफ में नॉर्मली यूज कर रहे हैं। इन्फीरियर गुड कैसे, जैसा कि मैंने बताया अभी एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो नाइकी का शूज़ है,
ठीक। नाइकी का शूज़ एक नॉर्मल गुड है, नॉर्मल। लेकिन जो हम सरोजनी से लेके आते हैं वो क्या है, वो इन्फीरियर गुड्स हैं। मतलब वहाँ पे वो चीज़ें जो को किसी जगह नहीं सेट हो पाए तो वहाँ पे डाल दिए, वहाँ से लोग लेके आते हैं, ठीक। तो देखो उसकी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जगह है बोलते हैं वो, तो हर तरह का चीज़ है तो पता नहीं है। माफ़ी चाहते हैं उसको, वही कह रहा हूँ, माफ़ी चाहते हैं अगर उसका अपमान हुआ सरोजनी का तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखो सुनो, आपकी इनकम बढ़ गई तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन जो इन्फीरियर गुड होंगी उनकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल दिया सरोजनी वाला कि अगर वो ऑफिसर बन गई तो फिर दोबारा सरोजनी में नहीं जाएगी, अब कहाँ जाएगी वो अब कहाँ जाएगी, अब मॉल्स में जाएगी वो। अब इसके पहले कहाँ जा रही थी वो, अभी तो यहाँ से काम चल जा रहा था, उसके बाद फिर मॉल्स हो जाते थे। तो वही कह रहा है कि जो नॉर्मल गुड होंगे उस केस में क्या होगा, हमारा डिमांड क्या होगा, नॉर्मल गुड के लिए डिमांड क्या होगा और इन्फीरियर गुड के लिए डिमांड घट जाएगा। कब, जब आय बढ़ेगी। किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो वो क्यों फुटपाथ पर से कपड़ा खरीदना पसंद करेगा, फिर वो मॉल से खरीदेगा। तो वही बोल रहा है, ठीक। तो जब जो नॉर्मल बुरा मत मानना, बस एग्जांपल दिया है, ठीक, किस पर्सनल मत लेना। देखो अब देखो शिफ्ट कैसे हो रहा है, जो शिफ्ट लिखा है ना, शिफ्ट इन डिमांड कट और इनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कट, उसे समझो। देखो ये है हमारा प्राइस और ये है हमारा क्या, क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पर डिमांड फॉर द रोड साइड, और ये जो है हमारा रोड साइड जो क्लोथ है, और ये इन्फीरियर गुड्स है कुल मिला के, ठीक। ये हमारा क्या है कुल मिला के, इन्फीरियर गुड। तो एज योर इनकम विल इंक्रीज यू विल डिमांड लेस। कौन से गुड्स, कौन से रोड साइड गुड, ऑफ रोड साइड गुड्स या क्लोथ्स, जो हमारे रोड साइड क्लोथ्स होते हैं। तो देखो ये क्या है, P1 प्राइस है, और ये क्या है हमारा क्वांटिटी Q1 है। देखो तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तो जो हमारा पहले P1 प्राइस था और यहाँ पर ये पहले Q1 क्वांटिटी थी, क्वांटिटी Q1 थी भाई, P1 प्राइस पर Q1 क्वांटिटी मांग रहे थे इतनी। ये क्या है हमारा, ये पूरा क्वांटिटी डिमांडेड है, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है। तो ये हमारा Q1 है और ये P1 पर हम इतना इस जगह मांग रहे थे, ये वाला हमारा डिमांड ग्राफ बन रहा था। लेकिन आपकी इनकम कल को बढ़ गई, और आपकी जैसे ही इनकम बढ़ी तो आपने रोड साइड का जो क्वांटिटी था उसको क्या कर दिया, घटा दिया, उसको खरीदना क्या कर दिया, कम कर दिया। तो Q1 से किधर चले आए, Q2 की ओर। तो जैसे ही Q2 की ओर आए तो अब कहाँ ये सेक्शन बनने लगा प्राइस का, यहाँ बनने लगा, और डिमांड ग्राफ कहाँ चला गया, इनसाइड हो गया। तो किधर इनवर्ड शिफ्ट होगा, इन्फीरियर गुड में कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इनवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड ग्राफ, ठीक। अब इसी का उल्टा जब हम नॉर्मल गुड की बात करते हैं, जैसे नाइकी का शूज़ है, ठीक। तो जैसे ही एज इनकम इंक्रीजेज, आपकी पहले प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है, तो P1 पर हम Q1 ले रहे थे, ये हमारा था P1 प्राइस पर Q1 क्वांटिटी डिमांडेड थी। आपकी इनकम बढ़ गई तो जो नॉर्मल गुड्स होंगे उनकी डिमांड आप बढ़ा देंगे, यानी कि पहले Q1 डिमांड कर रहे थे, अब Q2 डिमांड करेंगे। पहले इतना खरीद रहे थे, अब इतना पूरा खरीदेंगे। तो पहले ये ग्राफ बन रहा था, अब ये वाला ग्राफ, ये डिमांड ग्राफ बन रहा है, यानी कि आपका डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, किसमें, नॉर्मल गुड में। समझ में आया क्या, समझ में आया नहीं जी, ठीक, क्लियर है कि इन्फीरियर गुड के लिए। तो बताओ इन्फीरियर गुड में किधर, इनवर्ड, और जो हमारे नॉर्मल गुड होंगे आउटवर्ड, ठीक, क्लियर। इनकम इंक्रीज होगा तब, इनकम के केस में प्राइस इंक्रीज होगा तब, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होगी। कब, एट सिट्रस पेरेबस। देखो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, ये भी एक फैक्टर है। जो क्या, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट मतलब जैसे कि मान लो एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइस, एक तो प्राइस जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, एक उसी तरीके की दूसरी चीज़ हो, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड हो। सब्स्टिट्यूट गुड हमने 2 गुड बताए हैं, कौन कौन से अभी बताया, हाँ, नॉर्मल और इन्फीरियर। याद रखना, पूछेगा एग्जाम में कि इन्फीरियर गुड किसे बोलते हैं। तो इन्फीरियर गुड किसे बोलते हैं,
एक मिनट रुक जाओ सब लोग, बताइए आप लोग। इन्फीरियर गुड, डरो नहीं, सोच के बताओ, वही जो अभी बताया है। इन्फीरियर गुड बताया ना वो कि रोड साइड है, इतना तो पता है ना। तो उसमें ये ध्यान रखो कि क्या नाम है कि उसमें क्या हो रहा था, इन्फीरियर गुड इनकम के साथ बताओ, इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स व्हेन इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड डिक्रीजेज। बस तो ऐसे सोच के परिभाषा, तो समझ गए क्या। तो देखो अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट जैसे किसी भी चीज़ के मांग को और कौन प्रभावित करेगा, एक तो प्राइस, दूसरा इनकम, और तीसरा फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, उसी के तरीके के अदर प्रोडक्ट हों। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड इज इक्वल टू गुड्स दैट आर रिप्लेसमेंट ऑफ वन अनदर। जैसे कोक और पेप्सी, कोक और पेप्सी एक दूसरे के रिप्लेसमेंट है ना। तो वही कह रहा है कि ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड क्या हैं, सब्स्टिट्यूट गुड क्या हैं, जो कि एक दूसरे का रिप्लेसमेंट पॉसिबल हो सके, जैसे कोक और पेप्सी। तो अब देखो इसमें आउटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व है ना, तो इसको समझो पहले। डिमांड फॉर कोक, कोक की जो प्राइस है 100 रुपये पर लीटर है, और पेप्सी की प्राइस क्या है 100 रुपये पर लीटर है। ये मानो टुडे, ये आज का है, और मान लो अगले आने वाले दिन में कोक का जो प्राइस था हो गया वो 100 रुपये लीटर है अब भी, और जो हमारा पेप्सी का प्राइस है वो कितना हो गया 200 रुपये पर लीटर हो गया। तो अब ये बताओ कि क्या करोगे आप। अब कोक की तरफ, जो पहले पेप्सी पीते थे, अब वो मान लो 50 लोग को पेप्सी पीते थे, 50 लोग कोक, 100 रुपये लीटर पे। लेकिन अब जैसे ही 200 इसका प्राइस हुआ, तो जो 50 लोग पेप्सी पीते थे वो 50 लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कोक पे। तो यानी कि कोक की डिमांड बढ़ गई। तो वही कह रहा है कि देखो जब 100 रुपये प्राइस था, देखो यहाँ पे 100 रुपये प्राइस था, तो Q1 क्वांटिटी डिमांडेड थी, Q1 क्वांटिटी डिमांडेड थी। लेकिन जब प्राइस पेप्सी का क्या हुआ 200 हुआ, तो हमारा क्वांटिटी जो Q1 थी कोक की, ये कोक की है ध्यान रखना, तो क्वांटिटी जो थी हमारी कोक की कितनी Q1 थी, वो क्वांटिटी अब कितनी हो रही है Q2 हो रही है, यानी कि बढ़ गई क्वांटिटी। तो पहले ग्राफ यहाँ बन रहा था हमारा ये डिमांड वाला, अब ग्राफ कहाँ बन रहा है बाहर, यानी कि इस जगह बन रहा है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ मिल रहा है Q2 क्वांटिटी डिमांड, तो कितना कहाँ शिफ्ट हो रहा है आउटवर्ड। क्लियर, क्या हो गया ग्राफ में क्या नहीं लिखा है, कोक का है, बोल तो रहा हूँ ये कोक का है, पेप्सी का कहाँ लिख रहे हैं। पेप्सी का ग्राफ अलग बनेगा ना, दो वस्तुएं ना है, दो वस्तुएं हैं सर, दो वस्तुओं का डिमांड अलग अलग बनेगा। अब उसका अलग बनाओगे, इसका अलग है। जैसे ये 100 रुपये हमने पेप्सी बढ़ जिसका डिमांड रहा है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ है, ठीक है ना। अब यू विल बाई मोर कोक, तो ये केवल कोक को दिखा रहा है, पेप्सी का और कोक का एक ही डिमांड सप्लाई ग्राफ पर नहीं बना सकते। उसको लिए फिर तुमको वो चाहिए, क्या नाम है, प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए कि दो चीज़ों को एक साथ वो कर रहे हो, दो चीज़ों का डिमांड ग्राफ एडजस्ट कर रहे हो आप, ठीक। फिर तुम्हारा उसके लिए क्या चाहिए जानते हो, डिमांड और सप्लाई दोनों ग्राफ चाहिए एक साथ, ठीक। तो जब हमारा प्राइस सब्स्टिट्यूट जो हमारा है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज होने से जो दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो हमारा ग्राफ कहाँ होता है आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक। एज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज डिमांड फॉर अदर गुड इंक्रीजेज, वही कह रहा है। जैसे प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज, डिमांड फॉर कोक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। एंड सेम इसी का वाइस वर्सा भी होगा, उल्टा भी होगा। देखो ये हमारा किसके लिए था, सब्स्टिट्यूट गुड। अब मानो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज्ड टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज की जाती हो, बिना उनके उनका अस्तित्व न हो। जैसे बैडमिंटन रैकेट और शटलकॉक। जो बैडमिंटन का क्या मतलब है जब तक शटल नहीं है, या शटल नहीं है तो बैडमिंटन का क्या मतलब है कॉक का उसके। तो वही कह रहा हूँ कि इन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। जैसे पेट्रोल और कार, पेट्रोल अगर कार वाली पेट्रोल है तो पेट्रोल नहीं है तो कार का कोई मतलब नहीं है, कार नहीं तो एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो कह रहा है कि आउटवर्ड शिफ्ट होगा इन डिमांड कब, जब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के क्या होगा, प्राइजेस में चेंजेस होगा। अब इसको इसमें समझो, साइज ऑफ मार्केट, बाजार, ये कहाँ है, अच्छा ये तो अगला वो है पॉइंट। हाँ देखो इसका ग्राफ नहीं दिया है हमने,
इसको देखो, सेम इसी तरीके से इसका ग्राफ चेंज होगा। जैसे ही मान लो, हाँ देखो, ये इसका प्राइस डिक्रीज होगा, रॉकेट शटल का प्राइस इंक्रीज, ये मान लो बैडमिंटन का क्या हुआ, शटल का प्राइस क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, बैडमिंटन का प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लोग लेना चालू करेंगे। या बैडमिंटन का होगा तो इसको भी, तो वही कह रहा है, जैसे पेट्रोल का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका वाइसे वर्सा है ना, ये उसका है और वाइसे वर्सा भी पॉसिबल। मान लो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम होने लगेगी, मार्केट में कार की डिमांड कम होने लगेगी। ये वाइसे वर्सा सिचुएशन है उसका। और वो कौन सा है, मान लो जो उसके साथ होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के साथ, उसके साथ उसका सेम सिचुएशन होगा। ठीक, याद रखना। हाँ, ये वाइसे वर्सा सिचुएशन है। देखो बैडमिंटन, देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आउटवर्ड शिफ्ट है ना, डिमांड कर्व। हाँ ध्यान दो, देखो प्राइस और डिमांड का बात है, किसका, जैसे हमने दोनों प्राइस कर दिया था नीचे वाले में, तो अगर बैडमिंटन का प्राइस बढ़ेगा तो शटल की डिमांड कम हो जाएगी। किसमें, जैसे हाँ, प्राइस की बात करोगे तो फिर तो दोनों की बढ़ेगी। अगर प्राइस की बात कर रहे हैं तो इसकी भी बढ़ेगी और इसकी भी बढ़ेगी। भाई अगर हम तो प्राइस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्राइस की बात करेंगे, शटल की प्राइस बढ़ेगी तो इसकी भी प्राइस बढ़ेगी। यानी कि अगर डिमांड की एक की शटल की प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड घटेगी, और इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड घटेगी। तो वही वाइस वर्सा सिचुएशन है, प्राइस। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, ये इसमें भी लिखा है, ये देखो यहाँ भी लिखा है वाइस वर्सा, कि यानी कि सेम चीज़ यहाँ भी होगा, सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक, तो यही कह रहा है। एक मिनट, मैंने प्राइस में बोला, तो वही कह रहा हूँ कि अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस इसका भी बढ़ेगा। और अगर मान लो इसका प्राइस देख रहे हैं तो इसका डिमांड अगर देखेंगे तो इसका डिमांड क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका डिमांड रिड्यूस होगा। ठीक, तो वही बोल रहा है, कब, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के सिचुएशन। सेम यहाँ भी यही होगा। ठीक, अगर पेप्सी का प्राइस क्या हो रहा है, हमारे पेप्सी का प्राइस हमारे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कोक का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा। डिमांड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राइस की बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ी जाए, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर ना। वो तो एग्जांपल ले रहे हैं हम ऐसा समझाने के लिए, सब्स्टिट्यूट है, लेकिन सेम चीज़ यहाँ भी लागू हो रहा है, क्योंकि डिमांड का जो कर्व है ना, अल्टीमेटली आउटवर्ड ही शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आउटवर्ड ही डिमांड का शिफ्ट हो रहा है। तो ध्यान रखना, सेम ही चीज़ लागू हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो साइज ऑफ मार्केट, अगला फैक्टर जो डिमांड को प्रभावित करता है, क्या, साइज ऑफ मार्केट। डिमांड, भाई आप लोग इतने ही लोग हो पूरे देश में, मान लो और कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं, हम लोग इतने हैं, तो कल को डिमांड की क्या होगी, कोई मतलब ही नहीं है। क्या जीडीपी, क्या कुछ, कोई मतलब नहीं है, डिमांड ही नहीं रह जाएगी। इतने लोग क्या मांगेंगे, क्या चाहेंगे, उनको इसी गुरुकुल में ही खाना पीना सब मिल जाएगा। तो वही कह रहा है, साइज ऑफ मार्केट या पॉपुलेशन, बाजार का आकार। पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। भाई नए लोग आएंगे, उनको भी आईफोन चाहिए, नए पैदा होंगे, जेंजीज आएंगे, अल्फा जनरेशन आएगी, तो उनको भी तो चाहिए ना। तो वही कह रहा है, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी या डिमांड बढ़ेगा या पॉपुलेशन, ये मार्केट का साइज बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, तो वो कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। ठीक, और डिक्रीज होगी पॉपुलेशन तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। एग्जांपल, मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड फॉर द फूड एंड हाउसिंग। ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग वो करेंगे फूड हाउसिंग का डिमांड। ठीक, टाइप्स ऑफ गुड समझते हैं, जो एक बार सही से समझ लेते हैं कि कुल गुड के कैसे टाइप होते हैं। ठीक, अभी तक आपने कौन कौन से पढ़ा, 4 बताया मैंने, कल भी बताया था मैंने, कल भी 4-5 गुड के टाइप बताया था, पता है कि नहीं। इकोनॉमिक गुड, फ्री गुड, प्राइस फ्री ऑफ चार्ज गुड, ये सब बताया था, याद रखो। हमें लग नहीं रहा आप लोग याद रखें, रिवीजन नहीं कर रहे हैं क्या उसका, पीपीटी का। पीपीटी पढ़ो, यहाँ से निकलने के बाद एक बार जरूर पढ़ डालो इसको। ठीक, देखो टाइप ऑफ गुड, कंप्लीट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। बेसिस ऑन द इनकम, इनकम के आधार पर हम नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और लग्जरी गुड 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। नॉर्मल गुड किसे कहते हैं, नॉर्मल गुड जो नॉर्मली गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज व्हेन द इनकम इंक्रीजेज। अभी यही बता के आया हूँ कि वो गुड्स, वो वस्तुएं
हुज डिमांड इंक्रीजेज व्हेन द इनकम इंक्रीजेज। नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ जाता है आय के बढ़ने पर, ठीक। तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा नॉर्मल गुड में। लेकिन इन्फीरियर गुड क्या है, गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेज व्हेन द इनकम इंक्रीजेज। तो जैसे ही इनकम में हमारे क्या होती है, वृद्धि होती है। बहुत चिल्लाना पड़ रहा है यार, मेरा गला भी खराब हो रहा है, 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ ना। हाँ, मैं थोड़ा जल्दी बहुत तेज बोलता हूँ। एक्चुअली वो मेरी हैबिट होती है ना, वो बोलता नहीं है, वो जो हैबिट होता है। कौन बोलता है, कौन बोलता है, वो हैबिट होता है। ऐसे बोलता है ना, बिहार का कोई लड़का है, सोनू सोनू करके नाम है, वो हैबिट हो जाता है। तो एक्चुअली वो हैबिट हो जाता है। देखो एग्जाम्पल्स देखो, ब्रांडेड क्लोथ्स, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक, रेस्टोरेंट मील, ठीक। ये क्या है हमारे, देखो यार, देखो ये क्या है हमारे, किसके एग्जाम्पल्स हैं, नॉर्मल गुड्स के। और इनकम इलास्टिसिटी याद रखना, इलास्टिसिटी अभी समझा रहे हैं। इनकम इलास्टिसिटी इनका क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। नॉर्मल गुड की इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0। अभी इलास्टिसिटी क्या होता है उसे समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि क्यों ये पॉजिटिव होता है। इन्फीरियर गुड जैसे क्या है, ये कोरोसिव गुड, लो क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सम कॉन्टेक्स्ट, चीप लोकल, और सरोजनी मार्केट भी यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक। तो वो सब क्या है, हमारी इन्फीरियर गुड्स में आते हैं, ठीक। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है इसकी, निगेटिव। इलास्टिसिटी ऐसे समझो, इलास्टिसिटी क्या होती है, एक किसी चीज़ का मतलब प्रतिक्रिया समझ लो, एक्शन, किसी चीज़ के होने से कुल मिला के रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक। जैसे रबड़ को हम प्रेशर देके खींचते हैं तो इलास्टिक फैलता है, तो वही कह रहा है कि जो नॉर्मल गुड की इनकम इलास्टिसिटी होती है, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी, इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिवनेस होती है, उसे क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम की बढ़ने से नॉर्मल गुड पे पड़ने वाली प्रभाव, पड़ने वाला प्रतिक्रिया, उसे क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी। और इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड की इलास्टिसिटी पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम जो हमारे इन्फीरियर गुड हैं उसमें इनकम इलास्टिसिटी का क्या हो रहा है काम, यानी कि इनकम बढ़ने से जो प्रतिक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया ये हो रही है कि डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उस निगेटिव। समझ आया ना इलास्टिसिटी। अब आगे देखो, लग्जरी गुड्स परचेज मेनली फॉर दी कंफर्ट, प्रेस्टीज, स्टेटस, ये सब दिखाने के लिए जो गुड्स खरीदे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लग्जरी गुड्स, ठीक। आप लोग भी खरीदना। एग्जाम्पल्स, लग्जरी कार, डायमंड्स, परफ्यूम्स, प्रीमियम वॉचेस एंड डिज़ाइनर, ये हैंड बैग्स, गुची, अरमानिया जैसे जो भी लोग लेते हो। कैरेक्टरिस्टिक देखो, कैरेक्टरिस्टिक समझो लग्जरी गुड के। हाई इनकम इलास्टिसिटी, हाई इनकम इलास्टिसिटी का मतलब, हाँ इलास्टिसिटी पर मतलब कि हल्की सी इनकम ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिमांड, किसका, लग्जरी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है किसके लिए, इनकम इलास्टिसिटी के लिए। इनकम इलास्टिसिटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से गुड्स पे पड़ता है, यानी कि लिटिल बिट इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस उसको क्या करेगा, ज़्यादा उसके डिमांड को इंक्रीज कर देता है। अभी आईफोन में जैसे बिग बिलियन सेल आ जाती है आईफोन, तो सब लोग टूट पड़ते हैं आईफोन लेने के लिए। तो वही बता रहा है कि लग्जरी गुड में सबसे ज़्यादा इनकम, हाई इनकम को लेके क्या है वो रिस्पॉन्सिव है, ठीक। डिमांड राइजेज मोर द प्रपोर्शनेट विद द इनकम, जैसे ही इनकम प्रपोर्शनली बढ़ेगी उसी प्रपोर्शनेट में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी लग्जरी गुड के लिए। तो तीनों में अगर अरेंज करने को देगा तो सबसे ज़्यादा इनकम इलास्टिसिटी किसकी होगी, लग्जरी गुड की, फिर नॉर्मल गुड की, फिर इन्फीरियर गुड की। तो अरेंज कर लोगे ना, और ये भी पता रहेगा कि इन्फीरियर सबसे ज़्यादा हाई होता है ना, तब किसका होता है, हाँ तो बोलो ना तुम लोग, हाँ सुनते रहो ध्यान से। तो लग्जरी का सबसे ज़्यादा होगा और इन्फीरियर का क्या होगा, सबसे कम, निगेटिव में होगा, और पॉजिटिव में नॉर्मल गुड का। अब आगे देखो, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, उनके संबंध के बीच में हम जब गुड्स को डिवाइड करते हैं तो दो, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर, बताया ना, एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी और बटर और
ये मार्जरीन या जैम बोल सकते हैं, वो उसमें यूज करते हैं ब्रेड में। पेप्सी या कोक, रिलेशनशिप यानी कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेस तो डिमांड ऑफ टी बढ़ जाएगी। कोको कोला का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यूज्ड टुगेदर, जो कि कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे को पूरा करे, वो गुड, जैसे बैट, बॉल, चिड़िया बल्ला, वो जो खेलते हैं रैकेट और शटल, यहाँ पे उसको चिड़िया बल्ला बोलते हैं, चिड़ी बल्ला। हाँ आवाज़, हमारे इधर से भी बोलते हैं चिड़िया बल्ला, हमारे तो बैडमिंटन ही बोलते हैं, रैकेट यहाँ पे तो चिड़ी बल्ला बोलते हैं। चलो देखो एग्जाम्पल क्या है, कार, पेट्रोल, बैडमिंटन और वो मोबाइल, चार्जर। मोबाइल बिना कोई मतलब है चार्जर का, या चार्जर के बिना मोबाइल का कोई मतलब है? ठीक। प्रिंटर और इंक, मोबाइल विदाउट डाटा, अगर मोबाइल में डाटा न रहे तो मोबाइल क्या लगती है, लगता है ये ख़त्म है। देखो रिलेशनशिप, प्राइस ऑफ पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस होगा तो डिमांड ऑफ कार रिड्यूस हो जाएगी। ठीक। देखो बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग के बेस पे जब हम गुड्स का डिवीजन करते हैं दो प्रकार से, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड यूज्ड एज एन इनपुट ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। जब हम इंटरमीडिएट गुड उसे कहते हैं जब हम उसका यूज क्या करते हैं, फाइनल गुड के तैयार करने के इंटरमीडिएट बीच में यूज कर रहे हैं। जैसे स्टील हमारा इंटरमीडिएट गुड है, कार बनने के पहले यूज हो रहा है। कॉटन कपड़ा बनने के पहले यूज हो रहा है। सीमेंट घर बनने के पहले यूज बन रहा है। तो ये सब क्या है, हमारे इंटरमीडिएट गुड है, फाइनल गुड नहीं है, तो उसे कह रहा है इंटरमीडिएट गुड। जैसे फ्लोर यूज्ड बाई बेकरी, तो आटा है लेकिन रोटी क्या है, फाइनल गुड है। फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर फाइनल कंजप्शन। वो क्या होता है इंटरमीडिएट गुड, जो प्रोडक्शन के समय में यूज होता है, और ये क्या होता है, रेडी फॉर कंजप्शन होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे ब्रेड, टेलीविज़न, साइकिल। अब इससे कुछ एक्स्ट्रा बना सकते हैं क्या, कि साइकिल से मोटरसाइकिल थोड़ी ना बना देंगे, साइकिल तो अब वो साइकिल ही चलेगी। ठीक। अब देखो दो और गिफन गुड्स और वेबलेन गुड्स। टाइप ऑफ गुड समझो, पूछा है CDS के एग्जाम में, हर साल पूछा है, हर साल 1-2 क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। गिफन गुड्स पूछा है कि नहीं, वेबलेन गुड्स पूछा है कि नहीं, खूब पूछा है, बार बार पूछा है। गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड क्या है ये, टाइप ऑफ इंफीरियर गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज। ये क्या कह रहा है, गिफन गुड क्या है, इंफीरियर गुड है, फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज। प्राइस इंक्रीज के साथ डिमांड भी बढ़ रहा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्राइस बढ़ने से डिमांड घट रही थी, यही पढ़ रहे थे। तो लेकिन यहाँ पर इंफीरियर गुड में क्या हो रहा है, उसमें प्राइस डिमांड इंक्रीज के साथ प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन पढ़ के आए थे। तो ये क्या है, रेयर केस में कैरेक्टरिस्टिक समझो इसका, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हाँ उनको बुलाना, ये पूछ रहे थे ना आप, एक्सेप्शन ऑफ लॉ डिमांड। तो कौन से गुड, वेबलेन और इंफीरियर दोनों हैं। तो ध्यान रखना एक्सेप्शन है कौन, लॉ ऑफ डिमांड का कौन एक्सेप्शन है, गिफन और वेबलेन गुड। तो ध्यान, एक्सेप्शन किसका है ये, वो ऐसे गुड्स जिनका प्राइस बढ़ने से डिमांड भी क्या हो, बढ़ जाए। और देखो स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे इनकम का कोई मतलब नहीं है, बढ़ता रहे वो डिमांड हाई रहेगी, प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड हाई रहेगी। जैसे स्टेपल फूड्स इन एक्सट्रीम पावर्टी, बहुत ज़्यादा पावर्टी हो उस सिचुएशन में भी आप, उस सिचुएशन में क्या आप ये देखेंगे क्या कि कोई भी चीज़ कैसी है, उसका बस आपको पेट भरना लगा रहेगा उस समय। ठीक। तो वही बोल रहा है कि इंफीरियर गुड पर हम क्या करेंगे, ये थियोरेटिकल, एक्चुअल एग्जाम्पल इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये थियोरेटिकल एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक। एक्चुअल सिचुएशन। वेबलेन गुड, सुनो वेबलेन गुड लग्जरी गुड का प्रकार है। वो किसका है, इंफीरियर गुड का। लग्जरी गुड हुज डिमांड में इंक्रीज एज देयर प्राइस इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज होगा प्राइस इंक्रीज होने के साथ। ऐसे गुड्स जिनका, ऐसे लग्जरी गुड जिनका डिमांड भी बढ़ रहा है प्राइस बढ़ने पर, प्राइस बढ़ेगा तो अक्सर लोग कहते हैं भैया दाम बढ़ गया अब न खरीदा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है,
दाम बढ़ रहा है लेकिन लोग कह रहे हैं खरीदेंगे भी, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, वेबलेन गुड, यानी कि लग्जरी गुड है, वो इंफीरियर है, डिमांड बढ़ रहा है। सर जैसे क्वालिटी की इनकम क्लासेस थी, हाँ। नेगेटिव ये सब जीरो कब होती है? बता तो रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। इलास्टिसिटी का जोड़ के रखा है। इलास्टिसिटी समझो, इलास्टिसिटी समझो भैया, इधर देखो, इलास्टिसिटी समथिंग दैट रिस्पॉन्ड व्हेन यू पुट अ फोर्स, इलास्टिसिटी का जैसे रबर। अब इकोनॉमी में जब इसको देखते हैं तो इलास्टिसिटी मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड और सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन वन ऑफ इट्स डिटरमाइनिंग फैक्टर। इसको हिंदी में लोच बोलते हैं। लोच या इलास्टिसिटी किसी वस्तु की मांग या पूर्ति में से किसी निर्धारक, जैसे कीमत, आय, अन्य वस्तुओं की कीमत, जो हमने सिट्रस पे रिवर्स लिया था, कीमतों में परिवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन की माप होता है क्या, इलास्टिसिटी। यानी कि जो हमने कांस्टेंट लिए थे उन कांस्टेंट में अगर चेंज कर रहे हैं तो डिमांड पर की इलास्टिसिटी कितनी हो रही है, डिमांड कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसी की माप क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। ठीक, अब देखो इलास्टिसिटी को किससे समझो, रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड या सप्लाई। ठीक, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, एक तो प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जब इनकम चेंज हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब उसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो दो चीज़ पढ़ाएंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। ये चीज़ें अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, बस इसको हम ऐसे बता दे रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एडवर्टीजमेंट करेंगे किसी प्रोडक्ट का तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसे ही बोलते हैं एडवर्टीजमेंट के द्वारा उसके ऊपर कितना रिस्पांस आया, कितना, बोलते नहीं हैं कि एडवर्टीजमेंट किए थे कितना रिस्पांस आया, कितने ऑडियंस आए, तो वही रिस्पांस जो कितना पूछ रहा है ना, उसी की माप होती है इलास्टिसिटी। ठीक, अब देखो प्राइस वाला एक एक करके दिखाता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद चेंज इन प्राइस। ये प्राइस है हमारा और ये क्या है हमारा, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, तो जो देखो इस केस में, इन दिस ग्राफ क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंजेस, क्वांटिटी का डिमांड क्या हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। एट ऑल द चेंजेस इन दी प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी में क्या हो रहा है, कोई चेंज, क्वांटिटी यही कांस्टेंट है, यही क्वांटिटी है, बस प्राइस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है। तो उस सिचुएशन में एग्जाम्पल, जैसे कैंसर पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग ड्रग कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन जो कैंसर पेशेंट है वो तो लेगा ही ना, तो क्वांटिटी तो लेगा ही उतना, चाहे प्राइस कुछ भी बढ़ाते रहो। तो लाइफ सेविंग ड्रग इसका क्या है एग्जाम्पल। तो इसको क्या बोलते हैं, इस परफेक्ट इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी का यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, नॉन रिस्पॉन्सिव है। परफेक्टली यानी कि नॉन रिस्पॉन्सिव, इस डिमांड पर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, प्राइस बढ़ने से प्राइस ये बढ़ रहा है ना ऊपर नीचे, यहाँ 1 रुपये था यहाँ 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, लेकिन क्वांटिटी अब भी वही बनी है, सेमी क्वांटिटी है, तो उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट इनइलास्टिक, यानी कि परफेक्ट इनइलास्टिक है ये, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि इसका डिमांड कितना है, इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी डिमांड कितना है इसका, इलास्टिसिटी डिमांड कितना है इसका, इन्फिनिटी। किसका जीरो होगा, इसका कैसे, सर ये इलास्टिक डिमांड में जीरो होता है, क्योंकि सर ये देखो, ये इलास्टिक डिमांड का, एक मिनट, अच्छा इसका लग रहा है मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक, एक मिनट, देखो ये इन्फिनिटी कैसे होगा, इसमें देखो, ये जो हमारा ये क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ रहे थे ना, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है हमारा डेल्टा क्यू, यानी कि क्वांटिटी में जो डिफरेंस है, और ये जो हमारा डिफरेंस इन प्राइस है। अब देखो प्राइस में यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि प्राइस क्या है हमारा, कांस्टेंट या जीरो मान सकते। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारा जब हमारा देखो जब ये क्या होगा, जब हमारा कोई भी चीज़ क्या, जिस प्राइस जब कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो हमारा ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन जब हमारा क्या, यहाँ पर देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड जब हमारा जीरो हो जाएगा
तो हमारा ये प्राइस भाई डेल्टा है, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा था, जीरो चेंज हो रहा है भाई। यहाँ पे डेल्टा लगा है ना, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। चेंज कितना हो रहा है क्वांटिटी में? जीरो चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस में चेंज हो रहा है। तो जीरो बटा कुछ भी करोगे तो क्या आएगा? तो जीरो आएगा। तो यहाँ परपेचुएटेड इलास्टिसिटी डिमांड, यहाँ पे मैं करेक्ट करके दे दूंगा, चलो याद दिला देना। मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँ, ये हो गया आपका सर वो सही रिवर्स के ऊपर वाला होगा। कौन सा? आप अरे इस वाले में हम कर रहे हैं क्या यार? इलास्टिक जीरो होगा। किसमें? जो बीच वाला लगा है, बीच के अंदर परफेक्टली इन इलास्टिक। ये जीरो होगा। भाई सुनो तो, परफेक्टली ये इन इलास्टिक है ना? हाँ सर क्वांटिटी अगर जीरो गई, हाँ, ऊपर जीरो है तो जीरो ही आएगा। तो क्या परफेक्टली इन इलास्टिक है? इनकम किसके वो प्राइस के अकॉर्डिंग नॉन रिस्पॉन्सिव है। सर फॉर्मूले में देखिए ना सर, वो क्या होता है, क्वांटिटी सर जीरो हो जाएगी। देखिए ये देखो इसमें क्या है, इसमें है इन्फिनिटी, उसमें जीरो होगा। तो वही तो जीरो ही तो कर रहा था वहाँ पे। इलास्टिक है कहाँ पे? वो परफेक्टली इलास्टिक है सर। ये नीचे वाला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अच्छा ये परफेक्टली इन इलास्टिक बोल रहे हो ना? हाँ तो इसको ये लाइन ये लाइन जो है एक्चुअली मैं उधर ऐड कर रहा था, ये लाइन यहाँ ऐड हो गई, ठीक। पीपीटी में आगे पीछे हुई है, ठीक। पीपीटी में ऐड करते समय ये जो पॉइंट है वो पॉइंट मैं इस तरफ ऐड कर रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये कौन सा है और मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक। इस वाले पॉइंट को अभी के लिए क्या कर दो ना, मैं इसमें ये देखो ये वाला पॉइंट इसको वो कर दो, ठीक। यानी कि ये क्या है? परफेक्ट क्या है? परफेक्ट क्या है? इन इलास्टिक है, ठीक। ये मैंने इसके पहले क्या लिखा था? इलास्टिक डिमांड, ठीक। ये इलास्टिक डिमांड नहीं होगा, ठीक। परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, ये आगे वाले का पॉइंट है, ठीक। मैं यहाँ पे जब PDF अपलोड करूँगा तो करेक्ट करके दे दूँगा। तो ये समझ रहे हो ना? तो देखो डेल्टा जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होता है वो क्या होता है? डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में हमारे देखो चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड वही बना हुआ है। आगे क्वांटिटी ना आगे बढ़ रही है ना पीछे, एक ही जगह है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का चेंज जीरो है और इसका चेंज मान लो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऊपर जीरो आ गया, नीचे कुछ भी है तो क्या होगा? जीरो होगा। तो ये इस सबसे क्या है? प्राइस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? क्वांटिटी में कोई या डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी उतनी ही बनी हुई है। तो ये क्या है? इन इलास्टिक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है? डेल्टा क्यू और डेल्टा पी। तो यहाँ पे डेल्टा पी क्या है? हमारा कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस वही बना है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो प्राइस अगर हमारा वही बना है लेकिन क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जैसे क्वांटिटी हमारी चेंज हो रही है, यानी कि हमारा ये जो है क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? चेंजेबल है। और ये वाला हमारा क्या है? कोई चेंज नहीं है, तो ये जीरो है। और ये कुछ भी रहा होगा तो किसी भी चीज़, ये मान लो क्यू, तो जीरो से किसी भी चीज़ को भाग देंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक। तो इसका हमारा क्या होगा? ये परफेक्ट इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी ये दिखा रहा है, ठीक। परफेक्ट क्या है? ये इलास्टिक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक। और ये क्या था हमारा? परफेक्टली इन इलास्टिक। अब देखो ये परफेक्ट इलास्टिसिटी का ग्राफ कैसा होता है? हाँ हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल। और ये क्या होगा? वर्टिकल। याद रखना ना, ये परफेक्ट इन इलास्टिक का है और ये परफेक्ट इलास्टिक का कर्व पूछेगा। देखिए इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी देख लिए, अब इनकम इलास्टिसिटी देखते हैं। मेजर्स दैट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम चेंज होने पर हम किसी चीज़ के पर कितना प्रतिक्रिया मिलती है, कितना रिस्पांस मिलता है, उसको देखते हैं, ठीक। इसके फार्मूला को समझो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है, इनकम इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। जो कंज्यूमर की इनकम में जो परसेंटेज चेंज होगा और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसके अकॉर्डिंग क्या पता चलेगा हमको? हाँ क्या पता चलेगा? इनकम इलास्टिसिटी, ठीक। ज़्यादा गहराई में बहुत मत, जितना ज़रूरी है उतना ही बता दे रहे हैं, ठीक। जैसे इनकम प्राइस का पूछ लेता है क्योंकि प्राइस एसोसिएटेड है क्वांटिटी से डायरेक्ट, इनकम एसोसिएटेड है वो बता दे रहा है। एडवर्टीजमेंट यहाँ नहीं पूछता है, वो बहुत ज़्यादा वो पूछता है। अब देखो
सप्लाई, सप्लाई क्या होती है जल्दी बताओ सब। अच्छा, डिमांड किस साइड की थी? डिमांड साइड क्या होती है जल्दी बताओ। डिमांड किसकी साइड होती है? कंज्यूमर साइड। और ये सप्लाई प्रोड्यूसर साइड। तो बताओ सप्लाई क्या होती है? सप्लाई सर एक मतलब फिक्स टाइम में सर किसी चीजें सप्लाई कर रहा है कोई पर्सन, वो मतलब बना रहा है, वो सप्लाई होती है। कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से, हाँ कंज्यूमर के हिसाब से मतलब फिक्स टाइम में क्या बना रहा है। हाँ, कंज्यूमर की डिमांड को समझ के मार्केट का मतलब सप्लाई इज विलिंगनेस, उसमें विलिंगनेस था, एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस, उसमें एबिलिटी टू क्या था? पे या परचेज, परचेजिंग पावर। और इसमें विलिंगनेस, उसमें भी थी विलिंगनेस, इसमें है, यानी कि उत्पादन करने वाली की इच्छा प्लस उत्पादन करने वाली की क्षमता टू ऑफर अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसे क्या कहेंगे हम? सप्लाई। कह रहा है कि आपूर्ति जो होती है निश्चित समयावधि में किसी निश्चित कीमत पर उत्पादकों की किसी वस्तु या सेवा को बेचने की इच्छा व क्षमता। इच्छा और क्षमता, बहुत इच्छा है तुम्हारे पास लेकिन गुरुकुल बनाने के लिए पैसे नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। तो इच्छा और क्षमता दोनों होना चाहिए। अब लॉ ऑफ सप्लाई बताओ, पढ़े हो लॉ ऑफ सप्लाई? जल्दी बताओ, कोई बताओ, बताओ। सर जानते हैं लॉ ऑफ सप्लाई है कि मतलब कि प्रोड्यूसर जो होता है हाँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहता है। हाँ। मतलब कि अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। हाँ, अगर सर किसी चीज़ की अगर प्राइस ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा, और जो कंज्यूमर है वो सर कम कम कंज्यूम करेगा। ठीक है। डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा बनाएगा। डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा, हाँ बाप सही बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि सिट्रस पेरिबस, कौन सी चीज़ें जो वहाँ पर देख रहे थे वही नहीं है, यहाँ पर दूसरी चीज़ें हैं, ध्यान देना। सिट्रस पेरिबस, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, दस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेज, यानी क्वांटिटी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक, एज द प्राइस डिक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाइड इज डिक्रीजेज, यानी कि अगर क्या कर रहा है? अगर ये समझो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी आपूर्ति यानी कि उसकी सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। कीमत घटने पर उसकी आपूर्ति घट रही है, यानी कि जब कीमत देखो इस प्रोस्पेक्टिव से समझो कि जो कंज्यूमर होता है वो मैक्सिमम बेनिफिट चाहता है, जो सप्लायर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, तो वो प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से देखता है। तो जब देखता है कि प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज़ का, तो वो सोचता है यार प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो प्राइस, हायर द प्राइस हायर रेवेन्यू, भाई ज़्यादा प्राइस होगा तो ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, और ज़्यादा रेवेन्यू का मतलब है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है सप्लायर को। ये सप्लायर के प्रोस्पेक्टिव से, प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। और मोर प्रोडक्शन, तो जब देखेगा कि प्राइस बढ़ रही है, ज़्यादा रेवेन्यू, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। ठीक, मोर प्रोडक्शन मतलब मोर सप्लाई, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि प्राइस इंक्रीज करने से सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्वांटिटी सप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ठीक, वो क्या था? इनवर्सली, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम, इनकम में प्रोपोर्शनल थी। इनकम बढ़ने, कुछ चीज़ों के साथ वो प्रोपोर्शनल थी, कुछ चीज़ों के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी, कुछ चीज़ों के साथ इनडायरेक्ट। जैसे बताओ किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनकम और डिमांड में रिलेशन बताओ, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कब इनडायरेक्टली? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। वेवलेन और गिफेन गुड के लिए क्या होगा हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो हमारे नॉर्मल गुड्स हैं उनके लिए, नॉर्मल गुड के लिए डायरेक्टली, क्योंकि हम क्या करते हैं? डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने पर डिमांड, प्राइस मत देखो, इनकम तो भी बढ़ेगा। और हाँ, इंफीरियर कैसे गुड्स होते हैं? जो हमारे रोड साइड होते हैं, यानी कि जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखना है, ऐसे सोच के रखना है। तो लेकिन यहाँ पे सप्लाई साइड में क्या है? सप्लाई साइड में है हमारा क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, ध्यान रखना।
देखो सर हाँ इसमें सर सेट्रिस पेरिबस कैसे काम करना होता है? दिखा रहे हैं, एक मिनट। सेट्रिस पेरिबस, देखो इसका सेट्रिस पेरिबस इसमें लिखा होगा। देखो अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई सेट्रिस पेरिबस है, अभी दिखाता हूँ ना, ठीक है ना, बताता हूँ। पहले इसको देख लो, द सप्लाई कर्व को समझ लो, सप्लाई कर्व को समझ लो। द सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। वो क्वांटिटी डिमांडेड था और ये क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड। अभी हम प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्टिव से, ये प्राइस है प्रोडक्ट की या क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक। तो जो हमारा कर्व होता है वो किससे किससे, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड से बनता है। कौन सा, सप्लाई ग्राफ, ठीक, सप्लाई ग्राफ। इट्स स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज हायर प्राइजेस इंकरेजेस द प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर। हायर द प्राइजेस प्रोड्यूसर इंकरेजेस टू प्रोड्यूस मोर, यानी कि जैसे प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर क्या करेगा, ज़्यादा उत्पादन करेगा। तो जब ज़्यादा उत्पादन करेगा, ये हमारा पहले प्राइस ये था, पहले प्राइस P1 था, अब प्राइस P1 पर क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्वांटिटी सप्लाइड ये थी, प्राइस P2 हो गया, यानी कि प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो अब क्वांटिटी सप्लाइड कहाँ पे पहुँच गया, QS से, यहाँ पे P1 पर Q1 था, अब Q1 था, अब यहाँ पे Q2 हो गया। तो जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, सब क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है आगे। अब प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है। तो इन पॉइंट को देख रहे हो ना, अब इन्हीं पॉइंट को मिला दो, और जब इन्हीं पॉइंट को मिलाओगे तो हमारा कौन सा ग्राफ बन के आएगा, सप्लाई ग्राफ। समझ आ गया, ये है हमारा सप्लाई ग्राफ। तो एज द प्राइस गोज अप प्रोड्यूसर आर मोर मोटिवेटेड टू सप्लाई दैट आइटम। अब देखो अजम्पशन, अजम्पशन या वो फैक्टर जो सप्लाई को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या उनको उन पे इलास्टिसिटी वो करते हैं। द लॉ होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन, ये नियम तभी सही होगा जब कब इन चीज़ों को क्या मान रहे हो, अज्यूमिंग दीज कांस्टेंट फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, नियमित, जैसे प्राइस, इनकम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसका क्या इनकम ऑब्जेक्टिव, हर लोगों का इनकम ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड करेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ये मत सोच, ये सब चीज़ें क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, नहीं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। क्वांटिटी सप्लाइड, भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट में सप्लाई कम करेगा वो, प्रोड्यूसर तो प्रॉफिट के हिसाब से देखेगा ना, कि अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लग रहा है तो क्यों मोटिवेट होगा वो। अब टेक्नोलॉजी उसके पास अच्छी होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी ख़राब होगी तो मार्केट में सप्लाई कम होगा। और गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाएगी, ज़्यादा सब्सिडी लगाएगी तो भी उत्पादन वो नहीं करेगा, कि इस पूरा टैक्स ही लगा के ले रहे हैं हम, क्या उत्पादन करें, वो नहीं करेगा। लेकिन कम रहेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि और मार्केट में कितने सेलर हैं उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि हमें बनाना है चीज़ें की और नहीं बनाना है। मान लो कैंपस केवल एक ही है, रैंकर्स गुरुकुल एक ही कैंपस है और कैंपस ही नहीं है, तो क्या सिचुएशन होगी, उसमें रैंकर्स गुरुकुल के पास ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा रैंकर्स गुरुकुल, ठीक। प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, अन्य जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी भी प्राइजेज चेक करेगा सप्लायर। तो वेदर देखेगा, एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स या जो ऐसे गुड्स हैं जो शॉर्ट टाइम में ख़राब हो जाते हैं उनकी सप्लाई वो नहीं करेगा, बनाएगा ही नहीं। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, यानी कि फ्यूचर प्राइस को भी देखेगा कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकता है, जिसे एक्सपेकुलेशन या शेयर मार्केट बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वो करेगा। तो ये सारे फैक्टर को हम कांस्टेंट मानते हैं, तब जाके वो जो हमने सप्लाई वाला वो पढ़ा वो सही होता है। समझ रहे हो ना, ये वाला लॉ लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखो प्राइस, सबसे पहले हम प्राइस पर देखते हैं, जैसे उसका प्राइस पर देखा था, इनकम पर देखा था डिमांड वाले का, अब इसका प्राइस पर देखते हैं। प्राइस एज प्राइस फ्रॉम P1 से P2, तो क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम Q1 टू Q2, यानी कि पहले P1 प्राइस, अब प्राइस बढ़ गई, P1 से P2 हो गई, तो क्वांटिटी Q1 से क्या हो जाएगी, Q2 हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड था क्योंकि भाई लोग मांग रहे थे, वहाँ डिमांड सप्लाई था, डिमांड प्राइस का ग्राफ था, और ये कौन सा ग्राफ है, सप्लाई और प्राइस का ग्राफ है। तो ध्यान रखना, देखो
उसमें अलोंग द, जैसे मूवमेंट, ये हमारा ग्राफ बना, उसमें अलोंग द, जो हम डिमांड वाले ग्राफ में अलोंग द जो हमारा कर्व था, उसमें क्या मिल रहा था, पता चल रहा था प्राइस और इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम पता चल रहा था, वो प्राइस इंक्रीज। अब मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, अगर मूवमेंट करेंगे इस अलोंग द सप्लाई कर्व, इस पे आगे पीछे, तो इस पे क्या पता चल रहा है, इंक्रीज इन क्वांटिटी और डिक्रीज इन नहीं, इंक्रीज इन क्वांटिटी इन इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस इन इंक्रीज इन सप्लाई। तो अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। पहले एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज। ठीक भाई, प्राइस अगर नीचे आ रहे हैं, P2 से P1 आ रहे हैं, तो क्वांटिटी भी Q2 से Q1 आ जा रही है। प्राइस P1 से P2 जा रहे हैं, तो क्वांटिटी भी Q1 से Q2 चली जा रही है। तो वही कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सप्लाई। एक्सेप्शंस देखते हैं इसके, एक्सेप्शंस अपवाद क्या होते हैं। जैसे ऑल्दो द लॉ जनरली होल्ड्स ट्रू, देयर आर सिचुएशंस वेयर इट मे नॉट ट्रू, मतलब ये उस ट्रू नहीं हो सकता है जो एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है, ये एक्सेप्शन होता है। जैसे पुअर हार्वेस्ट में रिड्यूसेस द सप्लाई इवन व्हेन द प्राइसेस आर राइज, प्राइस बढ़ेंगी भाई, प्राइस बढ़ने के साथ बढ़ना चाहिए, लेकिन जब हार्वेस्टिंग ही पुअर हुई है तो उसमें क्या कर लेगा वो सप्लाई, प्रोडक्शन तो मानसून पर डिपेंड था ना। तो वही कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है, उसके एक्सेप्शन है। और क्या है, पेरिसेबल गुड, पेरिसेबल मतलब जिनका जो इजीली खराब हो जाते हैं, जिनकी एक सेल्फ लाइफ हो टाइम के बाद। समझ रहे हो कि पेरिसेबल गुड्स की सप्लाई कैसे कम होगी। ठीक, और क्या, रेयर एंटीक गुड्स, रेयर एंटीक गुड्स जैसे सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज बिकॉज दे आर लिमिटेड। ये चीज़ें क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। जैसे मान लो किसी ने कोई फ़ोटो बनाई है बहुत सुंदर सी, तो उसकी प्राइस है हाई, तो क्या उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, वो एंटीक चीज़ें हैं, वो लिमिटेड यूनिक चीज़ें हैं। तो वही कह रहा है। ठीक, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, इफ प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट्स इवन हायर प्राइस लेटर दे मे होल्ड बैक सप्लाई टुडे। समझ रहे हो, अगर उसे पता चल रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस बढ़ सकता है, तो आज की सप्लाई वो बंद करेगा क्योंकि आज की प्राइस कम है। वो सोचेगा, उसे अगर पता चल जाए कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो वो कोई सामान आज क्यों बेचना चाहेगा, वो स्टॉक करके रख लेगा कि जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचूंगा। तो ये क्या होता है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो इसका क्या होती हैं, हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन। लेबर सप्लाई, समटाइम्स आफ्टर अर्निंग एनफ इनकम वर्कर में चूज टू वर्क फ्यूअर आवर्स डिस्पाइट हायर वेजेस। बहुत तुम सप्लाई करना ही चाहो, लेकिन जब लेबर काम ही नहीं करेगा तो तुम सप्लाई मार्केट में क्या कर दोगे। तो वही कह रहा है कि लेबर सप्लाई, अब बहुत समय ऐसा होता है कि जो इनफ इनकम, जो हमारे समटाइम्स आफ्टर अर्निंग इनफ इनकम, लेबर ने इनफ इनकम कमा ली है, वर्कर में चूज, वर्कर चूज कर सकते हैं क्या, कुछ घंटों का काम या तो वो भी नहीं, भले तुम्हारा वेज हाई हो, भले तुम उसको ज़्यादा ही दे रहे हो। ठीक, तो ये क्या है, हमारे सप्लाई के एक्सेप्शंस हैं। देखो लॉ ऑफ सप्लाई, डिमांड। अब डिमांड सप्लाई का अभी अलग अलग देख रहे थे हम, डिमांड अलग देख रहे थे, सप्लाई। अब हम डिमांड सप्लाई ग्राफ एक में करेंगे, एक में जोड़ेंगे डिमांड सप्लाई ग्राफ। अभी तक डिमांड सप्लाई अलग अलग पढ़ रहे थे। क्या हो गया, टाइम हो गया, 10 मिनट और 11 आप लोग देर आए थे, 10 मिनट, 10 मिनट ना। देखो सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि डिमांड सप्लाई ग्राफ देखते हैं। ठीक, देखो सप्लाई एंड डिमांड, ये हमारा प्राइस है और ये हमारा क्या है, क्वांटिटी है। जो हमारा प्राइस और क्वांटिटी वाला होगा वो क्या होगा, हमारा डिमांड और सप्लाई का ग्राफ। देखो ये हमारा सप्लाई का ग्राफ था भाई, लेफ्ट से हम कहाँ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, तो अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव। और ये हमारा क्या है, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग निगेटिव। तो ये हमारा डिमांड का ग्राफ हो गया। तो अब ध्यान रखना, ये हमारा जो QEQB लिखा है और PEQB, ये प्राइस इक्विलिब्रियम है, और ये क्या है हमारा, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। अब ये प्राइस इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी
सप्लाइड, ये मार्केट का वो बिंदु होता है जहाँ पर क्वांटिटी की जितनी डिमांड होती है और उतनी ही कितनी क्या होती है, सप्लाई होती है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई मैच कर जाती हैं। इस जगह पर सारी चीज़ें मार्केट की बिक जाती हैं, बराबर हो जाता है, यानी कि जितना मांग थी उतना सप्लाई हो गया, बिक गई पूरा चीज़। तो वही कह रहा है इक्विलिब्रियम जो हमारा प्राइस है, एट दिस प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, ऑल प्रोड्यूट्स इन द मार्केट इज सोल्ड, सारे क्या हो चुके हैं, बेचे जा गए हैं इस बिंदु पर। लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो क्या मतलब है इसका, हाँ, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगा, घटेगी। तो जब डिमांड घटेगी तो सप्लायर क्या सोचेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, सप्लाई कम कर देगा मार्केट में। तो जैसे ही सप्लाई कम करेगा तो फिर प्राइस कहाँ आने लगेगा भाई, सप्लाई कम प्राइस कम। तो फिर ये जो बढ़ी हुई प्राइस थी ना, वो अपने आप कहाँ आएगी एडजस्ट करके, इक्विलिब्रियम प्राइस पर। उसे ही बोलते हैं डाउनवर्ड प्रेशर, अपवर्ड से अपवर्ड प्रेशर, इस पर डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा है। अभी आगे दिखा देता हूँ, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को मार्केट क्लियरिंग प्राइस याद रखना। देखो दोनों इसको समझो, देखो व्हेन द प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम, अब प्राइस मान लो इक्विलिब्रियम से ऊपर चला गया, ठीक, ऊपर चला गया, ठीक, यहाँ पर आ गया। तो कह रहा है व्हेन द प्राइस इज इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ी होगी, तभी तो प्राइस बढ़ा होगा भाई। प्राइस क्यों बढ़ा है, प्राइस है बढ़ा इसलिए सप्लाई बढ़ गई, या प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ गई, या सप्लाई बढ़ा तो प्राइस बढ़ गई। तो जब प्राइस ऊपर चला गया तो कह रहा है सप्लाई, और जब सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, एक्सेस सप्लाई है मार्केट में एक्सेस सप्लाई थी, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड। तो उस केस में क्या होगा, देयर इज एन सरप्लस, यानी कि मार्केट में सरप्लस हो गया होगा। तो सेलर कैन नॉट सेल ऑल देयर गुड, वो अपना पूरा वस्तु बेच नहीं सकता भाई, सरप्लस ना हो गया है, इक्विलिब्रियम से ऊपर निकल गया है, जितना मांग नहीं थी उससे ज़्यादा तुम सप्लाई कर दिए मार्केट में। तो टू अट्रैक्ट बायर्स, तो बायर को फिर से खरीदने के लिए जो क्या है, जो उसका एक्सेस सामान है, एक्सेस में माल उसने बना दिया है, सेलर रिड्यूसेस द प्राइस, सेलर क्या करेगा, प्राइस को रिड्यूस करेगा जिससे उसका सामान बिक जाए। तो हेंस दिस इज द डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। तो जब प्राइस वो रिड्यूस करेगा तो अल्टीमेटली प्राइस जब रिड्यूस करते करते इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, तो क्या कौन सा प्रेशर लग रहा है उस पर, डाउनवर्ड प्रेशर, ठीक। तो जब प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होगी तो डाउनवर्ड स्लेप प्रेशर लग रहा होगा, ठीक। याद रखना, पूछेगा परीक्षा में, एग्जाम्स में, ये बहुत, ये पढ़ा था पहले कभी, हाँ पढ़ा था कभी, समझ में आ रहा है ये। अब देखो अगला, व्हेन प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम, जब प्राइस क्या हो, अभी ये हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम ये है, इसके पहले मैंने प्राइस ऊपर वाला देखा कि प्राइस क्या हो, अबव द इक्विलिब्रियम। अब हम देख रहे हैं कि प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम। तो ये जो हमारा प्राइस है इस समय, यानी कि इस समय क्या है मार्केट में, सप्लाई की कमी है, इसे क्या बोलेंगे, शॉर्टेज, सप्लाई शॉक, सप्लाई शॉक। तो देखो ये क्या है, डिमांड ज़्यादा है, यानी कि सप्लाई कम है, तभी तो डिमांड ज़्यादा है। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड इज सप्लाई, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। देयर इज ए शॉर्टेज, यानी कि एक्सेस डिमांड है मार्केट में। बायर्स जो है कम्पीट फॉर लिमिटेड गुड, जो लिमिटेड गुड, जो बाजार में जो भी गुड हैं उसी में कम्पीट करेंगे। तो क्या हो रहा है, बायर्स कम्पीटिंग फॉर लिमिटेड गुड्स एंड सेलर इंक्रीजेज द प्राइस। प्राइस क्या करेंगे सेलर, भाई जब कम सामान रहेगा, कभी देखो कि 4 धनिया का वो गट्ठर रहता है तो प्राइस बढ़ा देता है, और अगर पूरे मंडी में अगर धनिया नहीं है तो करता है ना। तो वही कह रहा है कि जब चीज़ें थोड़ी बची रहेंगी, जब बायर से मतलब कि डिमांड क्वांटिटी कम रहेगी, तो सेलर क्या करेगा, वस्तु की प्राइस को बढ़ाएगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ाएगा तो प्राइस यहाँ अभी नीचे था, तो फिर प्राइस कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम। जो उस प्राइस को पे कर पाएगा वही उसका क्या होगा, मालिक होगा, उसका क्या होगा, वो होगा। यानी कि फिर अब कहाँ पे चढ़ जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा ये, क्योंकि प्राइस अब इंक्रीज होगी। तो अभी नीचे था प्राइस, तो प्राइस इक्विलिब्रियम पर जाएगा। तो प्राइस इक्विलिब्रियम पर जाने का मतलब चारों धनिया के गट्ठर बिक गए प्राइस बढ़ाने पर, यानी कि डिमांड और सप्लाई क्या हो गई, मीट हो गई। और जहाँ मीट हुई उसी को क्या बोलेंगे, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, या और उसे और किस नाम से जानते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस।
ठीक, मार्केट क्लियर हो जाता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर लगा, अपवर्ड प्रेशर लगा, ऊपर गया ना, और यहाँ पर कौन सा लगा था, डाउनवर्ड। क्लियर। तो ये था तुम्हारा डिमांड ग्राफ। किसका ग्राफ, पहले डिमांड का ग्राफ, फिर सप्लाई का ग्राफ, फिर डिमांड सप्लाई का ग्राफ, और डिमांड सप्लाई ग्राफ में अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर दोनों बताया कि कब लगेगा, कब क्या नाम है, अगर एक्सेस है तब, और मान लो डिमांड एक कम एक्सेस है तब, वो बता दिया। अब मार्केट क्या होता है, टाइम कितना हो रहा है, हो गया है यार, जान से यही 1 2 3 ठो है, बहुत छोटा छोटा है, समझ लो। देखो मार्केट क्या होता है, मार्केट इज ए प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बाजार वह स्थान है या वह व्यवस्था है जहाँ क्रेता यानी कि बायर्स और विक्रेता क्या करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। टाइप ऑफ मार्केट्स, परफेक्ट, देखो ध्यान से देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट और ओलिगोपोलिक मार्केट। ये हम 4 प्रकार के मार्केट को समझते हैं एक एक करके। परफेक्ट मार्केट किसे, पूर्ण प्रतियोगी मार्केट। और मार्केट वेयर देयर आर मेनी बायर्स, ऐसा बाजार जिसमें का बहुत सारे खरीदने वाले हों, मेनी सेलर, बहुत सारे बेचने वाले हों, आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बिक रहा हो उस मार्केट में। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, उसमें कोई भी एंट्री कर सके, कोई भी एग्जिट कर सके, कोई जाके बेच सके, कोई भी जाके खरीद सके, फ्री एंट्री एग्जिट हो। नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, कोई भी विक्रेता प्राइस को प्रभावित न कर सके उस मार्केट में। जैसे की आइडिया इसका समझो, नोबडी कंट्रोल्स द प्राइस, इस मार्केट में कोई प्राइस कंट्रोल नहीं करता। मार्केट डिसाइड्स द प्राइस, मार्केट इटसेल्फ डिसाइड्स द प्राइस, उसे क्या कराएंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्ट। जैसे वेजिटेबल मार्केट यानी कि जो मंडी है, मंडी में कोई भी जा सकता है, कोई भी बेच सकता है, फ्री एंट्री एग्जिट होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि तुम नहीं दोगे 10 में तो हम 5 में वहाँ से ले लेंगे, लेते हैं ना। तो वही कह रहा है कि वहाँ पे क्या है, वो पूर्ण प्रतियोगी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन। और चाहिए कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हर जगह हो। ठीक, ये आइडल मार्केट है क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या होता है, नेगोशिएशन, और नेगोशिएशन के बाद एक एग्जैक्ट और परफेक्ट वैल्यू निकल कर आती है जो कि हमारे लिए भी अच्छा होती है और प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा होता है। ठीक, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार मार्केट, अ मार्केट वेयर ओनली वन सेलर, ऐसा बाजार जहाँ केवल एक ही विक्रेता हो। जैसे पहले स्कूल में जाते थे तो जो दाई आती थी, दाई अंदर क्या लगाती थी, स्कूल के अंदर उसको अलाउ किया जाता था कि वो चिप्स, कुरकुरे, टॉफ़ी, समोसा ये सब देगी ना, तो वो जो 5 रुपए वाला चिप्स होता था वो 10 रुपए में देती थी, क्योंकि वो स्कूल के अंदर केवल एक ही सेलर थी, ठीक, तो वो मोनोपोलिस्टिक थी, यानी कि वो उसका अ मार्केट वेयर ओनली वन सेलर, एक ही विक्रेता हो। सप्लाइज आ प्रोडक्ट व्हेन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी ना हो। तो जब कोई सब्स्टिट्यूट भी ना हो और बेचने वाला केवल एक ही हो तो क्या करता है, उसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट। एग्जाम्पल, इमेजिन योर कॉलेज हैज़ ओनली वन कैंटीन, तुम्हारे कॉलेज में केवल एक ही कैंटीन है जैसे कि मैंने बताया, तो फिर वो कौन डिसाइड करेगा प्राइस कैंटीन का, कैंटीन वाला कितना भी वसूलेगा। यू वांट टू लंच, आप लंच करना चाहते हैं, देयर इज नो आउटसाइड शॉप, बाहर में भी कोई शॉप नहीं है। Who decides the price? The canteen owner itself will decide the price, क्योंकि उसकी वहाँ पे मोनोपोली है, एकाधिकार है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंगल सेलर, मेनी बायर होंगे वहाँ पे, बायर उसमें भी मेनी है लेकिन वहाँ पे मेनी सेलर भी थे, यहाँ पे क्या है, सिंगल सेलर है। ठीक, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नो हाई बैरियर टू एंट्री, बैरियर बहुत, भाई गेट बंद कर देते थे, कोई और थोड़ी ना होता था, केवल दाई बेचती थी अंदर। ठीक, हाँ, प्राइस मार्केट होता है ये। ठीक, अब देखो 2 और बचे हैं, यही लास्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक भी हो और प्लस प्रतियोगिता भी हो उसमें। ठीक, मेनी सेलर सेल सिमिलर बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल। जैसे डिफरेंस में भी इन ब्रांड, क्वालिटी, पैकेजिंग, डिज़ाइन, सर्विसेज, समझ रहे हो गए। जैसे पिज़्ज़ा, डोमिनोज का अलग आता है, स्विगी का अलग आता है, सब अपना अपना पिज़्ज़ा क्लेम करते हैं। और जैसे शूज़ शर्ट सेम ही होती है लेकिन सब का अपना ब्रांड होता है।
तो वही कह रहा है कि मेनी सेलर्स सेल सिमिलर बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कैसे डिफरेंशिएटेड, और वो डिफरेंस किस आधार पर, ब्रांड अलग हो सकता है, क्वालिटी अलग हो सकती है, पैकेजिंग, डिज़ाइन, सर्विसेज, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगी या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। एग्जांपल पिज़्ज़ा शॉप, सबके अपने अपने पिज़्ज़ा होते हैं, डोमिनोज के, स्विगी के, तो होते तो पिज़्ज़ा ही है ना, बस उनके पैकेजिंग और उनके क्वालिटी ये सब डिफरेंट हो सकती हैं। हाँ देखो, ऑलिगोपॉली यानी कि अल्पाधिकार। ऑलिगो मतलब होता है कुछ लोगों का, जब कुछ लोग मिलके किसी मार्केट को वो करें, जैसे अ मार्केट वेयर ओनली अ फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट, ईच फर्म डिसीजन अफेक्ट द अदर। जैसे इमेजिन देयर आर ओनली 3 पेट्रोल पंप इन द टाउन, इफ वन रिड्यूसेस द प्राइस अदर मस्ट रिस्पॉन्ड। अगर अगला एक ने क्या किया, प्राइस रिड्यूस कर दिया, तो जो 2 बचे हैं वो भी प्राइस रिड्यूस करेंगे, नहीं तो उनके पेट्रोल पंप पर कोई नहीं जाएगा, और एक बढ़ाएगा तो वो भी बढ़ा देंगे। तो वो क्या है, कुछ लोगों का एकाधिकार है, उसे ही बोलते हैं अल्पाधिकार, अल्प लोगों का अधिकार, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक, खत्म।